ये स्पीकर किसका ऑन है? ये काइंडली बंद कर दे वो। मेरी आवाज कुछ खराब आ रही। क्या हुआ? अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है फ्लूइड स्टैटिक्स। बेसिक्स हमने पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स में फर्दर 3 टाइप्स हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड किनेमेटिक्स। तो हम आज स्टार्ट करें फ्लूइड स्टैटिक्स, इसको हम देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। स्टैटिक को हाइड्रोस्टैटिक भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्योंकि सिर्फ वाटर को स्टडी कर रहे हैं, एयर को स्टडी नहीं कर रहे, प्लाज्मा को स्टडी नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हमारे केस में जो फ्लूइड स्टैटिक है वो हाइड्रोस्टैटिक होगा। हाइड्रो मीन वाटर, स्टैटिक मीन एट रेस्ट, स्टडी ऑफ वाटर एट रेस्ट। तो फ्लूइड स्टैटिक और हाइड्रोस्टैटिक, इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। कि फ्लूइड की स्टडी जब वो रेस्ट पे मूव नहीं कर रहा। जो मेन इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है फॉर फ्लूइड स्टैटिक्स वो है न्यूटन सेकंड लॉ फॉर नॉन एक्सेलरेटिंग बॉडीज। तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। ये याद रखना है कि जो मेन इक्वेशन फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड है वो है न्यूटन सेकंड लॉ और फॉर नॉन एक्सेलरेटिंग बॉडीज। तो अब दो दो तरह की फोर्सेस होती हैं फ्लूइड में। एक फोर्स होती है नॉर्मल स्ट्रेस, एक स्ट्रेस होती है नॉर्मल स्ट्रेस, एक स्ट्रेस होती है शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस बेसिकली प्रेशर जो है ना, प्रेशर वो एग्जांपल है नॉर्मल स्ट्रेस की। और नॉर्मल स्ट्रेस रिएक्ट करती है इनवर्ड टुवर्ड द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, तो प्रेशर है वो एग्जांपल है नॉर्मल स्ट्रेस की, तो ये एक्ट करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस है ना, इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा यूं करके, इसके भी परपेंडिकुलर यहाँ पे यूं करके, इस सरफेस के परपेंडिकुलर यूं करके। तो प्रेशर क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस की एग्जांपल है, और ये इनवर्ड एक्ट कर रहा है टुवर्ड द सरफेस, इस सरफेस की तरफ, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहाँ, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर यहाँ, इसके अगर कोई कर्व सरफेस आ जाती है तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस पोर्शन के परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर। तो मतलब ये कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो प्रेशर उसकी एग्जांपल है, और ये एक्ट करती है इनवर्ड टुवर्ड द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और दूसरी जो स्ट्रेस मैंने बताई फ्लूइड पे, जो फ्लूइड के केस में होती है, वो होती है शियर स्ट्रेस, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शियर स्ट्रेस जो है ये एग्जांपल है टेंजेंशियल स्ट्रेस की, और ये एक्ट करती है लॉन्ग द सरफेस एंड पैरेलल टू द सरफेस। मैंने ये जिस तरह एक ये एग्जांपल है, ये आपको एक सरफेस नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये एक लेट्स सपोज ये एक वाटर ड्रॉपलेट है या कोई भी पार्टिकल है। अब यहाँ पे दो तरह की स्ट्रेसेस है जो एग्जर्ट हो रही है। एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर स्ट्रेस, इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर स्ट्रेस है वो कौन सी है, वो ये है टेंजेंशियल स्ट्रेस, सॉरी पैरेलल। इस सरफेस के पैरेलल स्ट्रेस वो कौन सी स्ट्रेस है, टेंजेंट, बट बेसिकली टेंजेंट टू दैट सरफेस। इस सरफेस अगर ये सर्कल है, सर्कल का टेंजेंट बनाऊँ तो क्या होता है, ये होता है ना। तो इस सरफेस का जो कर्व सरफेस है, स्लाइटली कर्व सरफेस है, इस सरफेस के जो टेंजेंट पे है स्ट्रेस वो है शियर स्ट्रेस। तो बेसिकली ये जो टेंजेंट टू सरफेस है ये शियर स्ट्रेस है। और इसी सरफेस के नॉर्मल अगर मैं एक कंपोनेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, वो है नॉर्मल बेसिकली स्ट्रेस, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस जो है ये प्रेशर है, और ये जो टेंजेंट टू द सरफेस स्ट्रेस एक्ट कर रही है ये शियर स्ट्रेस है, ठीक है। बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा था। तो शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस एग्जांपल है इसकी टेंजेंशियल स्ट्रेस, और ये कहाँ पे एक्ट कर रही है, इट एक्ट्स अलोंग द सरफेस, ये इस सरफेस के अलोंग एक्ट कर रही है पैरेलल टू द सरफेस। इसी सरफेस के क्या है, पैरेलल भी है, ठीक है। और बेसिकली शियर स्ट्रेस का सोर्स क्या है, शियर स्ट्रेस जो है इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड विस्कोसिटी। मैं पहले बताया था कि जो शियर स्ट्रेस है ये होती है ड्यू टू फ्रिक्शन
और फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड विस्कोसिटी। फ्रिक्शन किस वजह से होती है? फ्लूइड विस्कोसिटी की वजह से। डिफरेंट लेयर्स हैं और हर लेयर दूसरी लेयर पे क्या अप्लाई कर रही होती है? फ्रिक्शन अप्लाई कर रही होती है और विस्कोसिटी की वजह से। तो शियर स्ट्रेस का जो प्राइमरी सोर्स है वो है फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन फ्लूइड में एग्जिस्ट करती है उसकी वजह से शियर स्ट्रेस है। और शियर स्ट्रेस जो है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। शियर स्ट्रेस हमेशा पैरेलल होती है टू द सरफेस जिस पे फोर्स अप्लाई की गई हो। और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो दो तरह की स्ट्रेस है जी, एक नॉर्मल स्ट्रेस है और एक शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस जो होती है वो टेंजेंट टू द सरफेस और पैरेलल टू द सरफेस होती है, और नॉर्मल स्ट्रेस जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, वो होती है। और प्रेशर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब बात आती है जी फ्लूइड स्टैटिक्स में इन दोनों में से कौन सी फोर्सेस है? मैंने बताया एक नॉर्मल स्ट्रेस है, एक है शियर स्ट्रेस। दो तरह की स्ट्रेसेस हैं फ्लूइड के केस में। ये नॉर्मल स्ट्रेस। अब इन दोनों में से जब फ्लूइड रेस्ट पे हो तो कौन सी एग्जिस्ट करती है और दोनों का कब एग्जिस्ट करती है, इसको देखते हैं। जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो उसमें सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होती है, टोटल शियर स्ट्रेस नहीं होती। जब फ्लूइड रेस्ट पे, यानी हमारे केस में फ्लूइड स्टैटिक्स के केस में, जब फ्लूइड रेस्ट पे है, ठीक है, इट कैन ओनली हैव नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। फ्लूइड जो है रेस्ट पे उसमें शियर स्ट्रेस नहीं एग्जिस्ट करती। अ फ्लूइड एट रेस्ट कैन नॉट हैव शियर स्ट्रेस, ठीक है। व्हाइल अ फ्लूइड इन मोशन, यानी कि फ्लूइड किनेमैटिक्स के केस में, ठीक है, जब सर इधर ये स्क्रीन फ्लूइड पे अभी हमारा शो नहीं हो रहा मेरे क्या चीज, सब से सर। क्या चीज? बाकियों को भी शो नहीं हो रहा? सर हो रहा है शो। यार आरिस सारा टेम्पो तोड़ देते हो, आखिर में बोला करो। जब पढ़ा रहा हूँ ना, जब एक चीज एंड हो जाए फिर बोला करो। अभी मैं, मुझे समझ भी नहीं आती मैं कहाँ पे था, फिर एकदम जो है ना बीच में ना बोला करो। एंड पे जो क्वेश्चन हो एंड पे बताया करो। तो बाकियों को हो रहा है, आपकी साइड मेरे ख्याल से नेट प्रॉब्लम है। सर मेरी बात है सर, इधर स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा मेरे साथ, ब्लैक स्क्रीन है। आपके साथ नहीं हो रहा ना यार, आपका नेट प्रॉब्लम है ना, बाकियों को हो रहा है ना। अभी हो गया, अभी हो गया। अभी हाँ, आपकी साइड पे नेट 4-5 प्रॉब्लम, मिनट से शो नहीं हो रहा। तो वो आपकी साइड पे मसला है ना भाई, मेरी साइड पे मसला नहीं है। ओके सर। एंड पे बोला करो यार, बीच में ना रोका करो। अब मैं बात कर रहा था कि जब फ्लूइड जो है उसमें दो तरह के स्ट्रेसेस हैं। एक नॉर्मल स्ट्रेस है यानी परपेंडिकुलर स्ट्रेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक है शियर स्ट्रेस। अब जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो उसके केस में ओनली नॉर्मल स्ट्रेस होती है, शियर स्ट्रेस नहीं होती। लेकिन जब फ्लूइड मूव कर रहा होता है, फ्लूइड मोशन में होता है, तो उस केस में दोनों स्ट्रेसेस पाई जाती है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, ठीक है। बेसिकली जब शियर स्ट्रेस अप्लाई हो ना, तो जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे रह ही नहीं सकता। मतलब कि अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस द फ्लूइड कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। या फिर दूसरी वर्डिंग में अगर मैं बात करूं, जो फ्लूइड रेस्ट पे है वो शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो फ्लूइड रेस्ट पे है वो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है। तो दैट्स वाई जो फ्लूइड है एट रेस्ट उसमें नॉर्मल स्ट्रेस होती है, शियर स्ट्रेस जो है वो नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि फ्लूइड जो रेस्ट पे है, फ्लूइड जो है इट इज अनएबल टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस। और जब शियर स्ट्रेस अप्लाई होती है ना फ्लूइड की सरफेस पे, लाइक ये फ्लूइड है, ठीक है, लेट्स सपोज उसकी कोई भी फ्लूइड है इस कंटेनर के अंदर, उसकी सरफेस पे जब शियर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो फ्लूइड क्या करेगा? इट विल डिफॉर्म कॉन्टिन्यूसली। फ्लूइड आराम से तो नहीं बैठेगा, वो डिफॉर्म होगा, उसमें डिफॉर्मेशन होगी। और मैंने बताया था फ्लूइड के केस में डिफॉर्मेशन क्या है, वो शियर डिफॉर्मेशन है, ठीक है, ड्यू टू द विस्कोसिटी बिटवीन लेयर्स, ठीक है, ड्यू टू द विस्कस नेचर ऑफ द फ्लूइड, फ्रिक्शन की वजह से होती है, ठीक है। खैर बात मैं ये बता रहा हूँ कि जब शियर स्ट्रेस अप्लाई होती है सरफेस ऑफ फ्लूइड पे, तो फ्लूइड क्या करता है? कॉन्टिन्यूसली फॉर्म करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो एक नया फ्लो पैटर्न अडॉप्ट करता है कंटेनर के अंदर। इस कंटेनर में अगर फ्लूइड है और इसमें अगर मैं शियर स्ट्रेस अप्लाई करूँ तो फ्लूइड रेस्ट पे तो नहीं रहेगा। फ्लूइड क्या होगा? फ्लूइड में एक नया फ्लो पैटर्न जो है ना उसकी तरफ जाएगा, सेटअप करेगा एक नए फ्लो पैटर्न की तरफ, ठीक है, इनसाइड द कंटेनर।
तो दैट्स वाई जब फ्लूइड रेस्ट पे है तो वो उसमें शीयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि फ्लूइड रेस्ट पे जब तक फ्लूइड मूव नहीं करेगा, वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म नहीं होगा, उसमें शीयर स्ट्रेस अप्लाई तब तक शीयर स्ट्रेस उसमें नहीं होगा। तो फ्लूइड जब रेस्ट पे होता है तो उस वक्त उसमें एक ही फोर्स होती है, वो होती है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और वो किस वजह से होती है? फ्लूइड के प्रेशर की वजह से होती है। तो at rest there are no shear stresses, but the force is the normal force due to pressure present in it. ये याद रखना है, क्योंकि अब shear stress is due to friction, so at rest जो viscous forces हैं fluid की वो जीरो होती हैं। जब viscous forces ही जीरो होंगी, viscosity नहीं होगी तो friction नहीं होगी, जब friction नहीं होगी तो shear stresses नहीं develop होंगी। तो इस वजह से fluid जब rest पे होता है तो उस केस में टोटल नॉर्मल फोर्स होती है ड्यू टू प्रेशर, और जब फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो उस वक्त फ्लूइड में नॉर्मल स्ट्रेस भी होती है और उस वक्त फ्लूइड में शीयर स्ट्रेस भी पाई जाती है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है फ्लूइड स्टैटिक्स का, कि फ्लूइड स्टैटिक्स या हाइड्रोस्टैटिक्स हमारे केस में, क्योंकि हम वाटर की स्टडी कर रहे हैं एट रेस्ट, तो वो फ्लूइड की स्टडी है एट रेस्ट। अब रेस्ट पे, अब मैंने बताया दो तरह की फोर्सेज होती हैं। कौन कौन सी फोर्सेज हैं? एक शीयर फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, जो जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो उस वक्त जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी? ओनली नॉर्मल फोर्स, और वो किस वजह से होगी? फ्लूइड के प्रेशर की वजह से होगी। ठीक है, और लेकिन जब फ्लूइड मूव करेगा उस वक्त शीयर उसमें फोर्स भी होगी और शीयर स्ट्रेस भी होगी और नॉर्मल स्ट्रेस भी होगी। क्यों? क्योंकि जब रेस्ट पे क्यों नहीं होगी? क्योंकि रेस्ट पे विस्कस फोर्सेज नहीं होंगी फ्लूइड में। जब विस्कोसिटी नहीं होगी, जब तक फ्लूइड मूव नहीं करेगा फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगी। फ्लूइड रेस्ट पे है, कोई विस्कोसिटी नहीं है, कोई विस्कस फोर्सेज नहीं है, उसकी वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो उसकी वजह से कोई भी उसमें क्या नाम है, शीयर स्ट्रेसेस नहीं है। तो दैट्स व्हाई फ्लूइड एट रेस्ट इज अनएबल टू रेजिस्ट शीयर स्ट्रेस। अब इस स्लाइड में से कोई क्वेश्चन है तो पूछो, मैं आगे चलता हूँ। नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। अब आगे आते नो हैं। सर। अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज प्रेशर। एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर जो है स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो। अब प्रेशर जो है वो बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस प्रेशर की वजह से, या प्रेशर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस जो फ्लूइड में है। और स्टैटिक्स में हमें हमारा मेन क्या नाम है कंसर्न है वो प्रेशर से ही है, क्योंकि मैंने बताया कि फ्लूइड स्टैटिक्स में जो होती है एक ही स्ट्रेस होती है और वो होती है नॉर्मल स्ट्रेस। खैर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? तो वही बात, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ आर सरफेस, कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें कितनी फोर्स जो है वो लग रही है। तो अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यूनिट एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर सिंपल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर इसकी मैं बात करूं, फोर्स की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट। फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, और एरिया के एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको मैं पास्कल भी कहता हूँ, पीए पास्कल्स भी लिखता हूँ। अगर मैं इसको यूएस कस्टमरी यूनिट्स में लिखूँ तो न्यूटन को मैं क्या करता हूँ? पाउंड, और मीटर स्क्वायर की जगह फुट स्क्वायर, पाउंड पर फुट स्क्वायर। तो अगर मैं फुट की जगह इंच लिखूं, पाउंड पर इंच स्क्वायर भी लिखी जाती है प्रेशर की यूनिट। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ वो पाउंड पर इंच स्क्वायर है, उसको लिखा जाता है पीएसआई शॉर्ट फॉर्म। यहाँ भी यूनिट नजर आए पीएसआई, पी फॉर पाउंड और स्क्वायर, आई फॉर इंच। तो इसका मतलब जहाँ पे पीएसआई नजर आए इसका मतलब है पाउंड पर इंच स्क्वायर, और जहाँ पे पीएसएफ नजर आए इसका मतलब है पाउंड पर स्क्वायर फुट और पाउंड पर फुट स्क्वायर। ठीक है, तो पाउंड पर फुट स्क्वायर को पीएसएफ भी लिखते हैं और पाउंड पर इंच स्क्वायर को पीएसआई भी लिखते हैं। तो दैट दिस इज द बेसिकली बेसिक्स ऑफ प्रेशर। इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया एंड द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर दूसरी यूनिट्स में जाना है, यूएस कस्टमरी में जाना है, तो वो डिफरेंट। और जो चीज़ याद रखने वाली है, ये फार्मूला याद रखने वाला है, फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा पीएसआई से क्या बनता है? पाउंड पर इंच स्क्वायर। और पीएसएफ से क्या बनता है? पाउंड पर फुट स्क्वायर। ये सिंपल सी एक एग्जांपल है। A load of 200 pound
ये ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है 200 पाउंड का ऑन अ पिस्टन। पिस्टन बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग इंजन को कहते हैं जी। अगर कोई गाड़ी चलाता है तो उसमें जो पिस्टन का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। इंजन में इसका पर्पस होता है फोर्स को ट्रांसफ़र करना एक्सपेंडिंग गैस से, जो सिलेंडर का एक्सपेंडिंग गैस होता है, ठीक है, इन द सिलेंडर जो एक्सपेंडिंग गैस है उससे क्रैंक शाफ्ट में पिस्टन रॉड के थ्रू। खैर ये हमारे स्कोप से बाहर निकल बाइक जाता है। में भी पिस्टन होता है। क्या है, पिस्टन एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन को कहते हैं। और ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये यूज़ होती है इंटरनल कंबशन इंजन में। खैर ये वैसे मैंने थोड़ा सा बताया। तो एक लोड है 200 पाउंड्स का जो कि अप्लाई हो रहा है एक पिस्टन पे, और कन्फाइन क्या है जी इसके दरमियान, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या है, ऑयल, ठीक है। ये फ्लूइड जो कन्फाइंड है ये दो सरफेसिस के दरमियान, वो क्या है, ऑयल है, ठीक है। ये सिलेंडर जो है वो सर्कुलर है, सर्कुलर सिलेंडर है। इसका दूसरा व्यू दिखाया गया, ठीक है। इनसाइड डायामीटर जो सिलेंडर का अंदर इंटरनल डायामीटर है, इनसाइड डायामीटर, ठीक है। जो इंटरनल डायामीटर है सिलेंडर का, वो जो है ये इंटरनल डायामीटर की वो बात कर रहा है, वो है 2.5 इंचेस, ठीक है। कंप्यूट द प्रेशर इन द ऑयल एट द पिस्टन, ठीक है। देखो ये जो फ्लूइड है ना, ये मैंने बताया था फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि वो जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो वो क्या अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। और प्रेशर अप्लाई करता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है ना, तो इसके परपेंडिकुलर प्रेशर अप्लाई होगा। इस सरफेस के यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे, यानी हर फ्लूइड का जो मॉलिक्यूल है जो वो सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। जिस तरह एयर जो है प्रेशर अप्लाई कर रही है यहाँ पे, जो भी चीज़ है, आप बैठे हुए हो तो आपकी पर्टिकुलर एयर प्रेशर अप्लाई कर रही है। हर बॉडी के जो बॉडी पार्ट है, हर सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर अप्लाई कर रही है। आपके पास अगर कोई चेयर है, कोई दीवार है या कुछ भी है, तो जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ड्यू टू एयर इन द एटमॉस्फेयर, प्रेशर क्यों अप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू एयर इन द एटमॉस्फेयर, वो अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लाइक ये सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर अप्लाई होगा हर पॉइंट पे, ये नहीं सिर्फ इस पॉइंट पे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, जो भी सरफेस है, जो भी सॉलिड चीज़ है, उसके परपेंडिकुलर अप्लाई होगा। आपका लेट्स सपोज हैंड लो, हैंड को सीधा करो तो हैंड की अपर सरफेस पे परपेंडिकुलर, लोअर पे, साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड पे, तो परपेंडिकुलर टू द दैट सरफेस ऑफ हैंड जो है ना, एयर करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी आपकी हैंड पे। इस तरह हर चीज़ पे, हर बॉडी पार्ट पे, हर आपकी जो भी चीज़ एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, तो एयर क्या करेगी, ये प्रेशर अप्लाई करेगी। तो ये जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड भी इस जो भी इसकी रास्ते में जो भी सरफेस आएगी, उस सरफेस पे वो क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। और वो किस एंगल पे अप्लाई करेगा, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस अप्लाई करेगा। तो सिंपल प्रेशर क्या आता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स जो है वो गिवन है 200 पाउंड्स, एरिया नहीं गिवन। एरिया क्या होता है, एरिया सिलेंडर है, सर्कुलर शेप का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें वैल्यू ऑफ डी गिवन है, तो आर इज इक्वल टू डी बाई टू। तो आर की जगह जब डी बाई टू पुट किया, इसको जब मैंने ओपन किया तो ये हो गया पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यही बन गया। तो डी की जगह मैंने पुट किया ये जो मुझे डायमीटर गिवन है इंचेस में 2.5 इंचेस, और डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास आंसर आया 4.91। जब इस फार्मूला में मैंने पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 40.7 पाउंड पर इंच स्क्वायर। तो मैंने यूँ भी लिख सकता हूँ, आंसर को आप यूँ भी लिख सकते हो 40.7 PSI, ठीक है। तो अगर पेपर में यूनिट किसी में क्विज में या किसी आपके एग्जाम में यूनिट लिखी आ जाए PSI, तो इसका मतलब है पाउंड पर इंच स्क्वायर। तो मैं बताऊंगा नहीं कि ये क्या चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए तो कि जो PSI है उससे क्या बनता है, पाउंड पर इंच स्क्वायर। तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था। हमने ये प्रेशर जो ऑयल अप्लाई कर रहा है ना इस पिस्टन की सरफेस पे, वो फाइंड करना था। तो ऑब्वियसली जो एरिया लेना था वो भी इसका एरिया लेना था, सरफेस का एरिया लेना था। फिर वो कहता लेट्स सपोज ये कोई और सब इसके अगेंस्ट फाइंड करो, तो हमें जो है ना प्रेशर यहाँ पे जो लग रहा था इनटू एरिया, वो वाली चीज़ नहीं। मतलब ये कि कोई भी आप जिस सरफेस के अगेंस्ट का आ जाए वो फाइंड करना होता है। ओवरऑल प्रेशर की बात नहीं की थी, उसने कहा था जो प्रेशर इन द ऑयल एट द पिस्टन, इस पॉइंट पे प्रेशर निकला। उसके बाद प्रिंसिपल्स अबाउट प्रेशर, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है जी, अब प्रेशर के बारे में क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं।
पहली बात, इसको पास्कल्स प्रिंसिपल भी कहते हैं। प्रिंसिपल अबाउट प्रेशर को पास्कल्स प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लेस पास्कल ने ये प्रिंसिपल दिए थे अबाउट प्रेशर। 17th सेंचुरी ये साइंटिस्ट था, तो इसके नाम पे जो है ना, इसको या तो पास्कल प्रिंसिपल, या तो अक्सर पूछा जाता है कि डिस्क्राइब करो पास्कल्स प्रिंसिपल, या कहा जाता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स अबाउट प्रेशर। तो ब्लेस पास्कल के नाम पे तो इसको पास्कल्स प्रिंसिपल भी कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है, या इसका एक और नाम है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। नाम है जी इसके प्रिंसिपल, या तो इसको पास्कल्स प्रिंसिपल कहते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर कहते हैं, या प्रिंसिपल्स अबाउट प्रेशर। खैर, वो प्रिंसिपल हैं कि क्या वो देखते हैं। पहला है जी, प्रेशर एक्ट्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन ऑन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। या फिर मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, फ्लूइड अप्लाई कर रहा है इस पॉइंट पे, किसी भी लेट्स सपोज कोई भी बाउंड्री है, यहाँ पे ये फ्लूइड है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं ले लेता हूँ, हर डायरेक्शन में जो प्रेशर अप्लाई होगा वो इक्वल होगा। ये नहीं होगा कि इस डायरेक्शन में प्रेशर कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। लेकिन याद रखना, ये जो प्रिंसिपल है ये फॉर फ्लूइड एट रेस्ट है। ये प्रिंसिपल है फॉर फ्लूइड एट रेस्ट, जब फ्लूइड है रेस्ट पे। हम फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, इट होल्ड्स गुड व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट पे है, ठीक है, तो जो प्रेशर है एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड, फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा ऑल डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में प्रेशर जो लग रहा है, इस इधर जो लग रहा है, इधर इधर इधर, जिस मर्जी डायरेक्शन में ले लो, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, ये आपका समझाने के लिए, आप अपना आपकी फिंगर है, फिंगर की अप साइड प्रेशर, इसकी साइडवेज, इसकी अपवर्ड डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है, इसकी साइड्स से जो प्रेशर लग रहा है, या किसी भी एंगल पे प्रेशर लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम लग रहा है। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, सिमिलरली फ्लूइड जो है, जो कन्फाइंड है किसी भी सॉलिड बाउंड्री में, जो प्रेशर एक्ट करता है वो यूनिफॉर्मली एक्ट करता है हर डायरेक्शन में। ठीक है, हर डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो यूनिफॉर्मली एक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी फ्लूइड का पार्टिकल है इधर, इस पे जो प्रेशर लगेगा वो दूसरा, ज़ाहिर है ये भी फ्लूइड पार्टिकल भी प्रेशर लगाएगा, इस पे भी फ्लूइड पार्टिकल पे भी प्रेशर लगेगा। तो इस फ्लूइड पार्टिकल है लगेगा वो हर डायरेक्शन से सेम लगेगा, यहाँ से भी सेम होगा, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी। ये नहीं होगा कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है इस जगह से, इधर से कम। ये फ्लूइड रेस्ट पे है तो हर डायरेक्शन से जो प्रेशर लगेगा उस फ्लूइड पार्टिकल पे वो सेम लगेगा। ये बात समझ आई है? पॉइंट 1 समझ आया? फिर मैं आगे पॉइंट 2 पे जाता हूँ। सर ये बात समझ नहीं आई, काइंडली थोड़ा ऐसे अगर रिपीट कर दें तो। ये वाली जो पॉइंट 1 है, नहीं सर, ये जो आपने बोला ना कि फ्लूइड अगर रेस्ट में होगा तो प्रेशर हर जगह से सेम ही रहेगा, या ये वाली बात सही है। बात सुनो, जिस तरह लेट्स सपोज तुम्हारी बॉडी है, अभी तुम बैठे हुए हो, एयर प्रेशर एग्जर्ट करिए तुम्हारी बॉडी पे। प्रेशर क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू एयर इन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि एयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर क्या करेगी, बेसिकली फिनोमेना क्या होता है, लेट्स सपोज ये कंटेनर है, ये टॉप सरफेस है जहाँ पे वाटर है, ठीक है सर। टॉप सरफेस है यहाँ पे वाटर है। अब ये देखो, अप टू सेवरल 100 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर ही है ना, 100 किलोमीटर तक एक लेयर है, वहां तक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे एयर है। फिर ऊपर चले जाते हो आप, उस एटमॉस्फेयर से निकल जाते हो। लेट्स सपोज ये वो एक थ्रेश होल्ड लाइन है जहाँ तक आपकी एयर एग्जिस्ट कर रही है। ओके हो गया, समझ गई बात की? अब ये
जिस तरह फ्लूइड लेयर्स में फ्लो करता है ना, इस तरह एयर भी लेयर्स में होती है। ये ठीक एक है लेयर सर। होगी एयर की, नीचे इसके नीचे एक लेयर, इसके नीचे एक लेयर, उसके नीचे एक लेयर, लेयर इस तरह करते 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 पूरे एटमॉस्फेयर में इस तरह लेयर्स में। अब ऊपर वाली लेयर क्या कर रही है, वो नीचे वाली लेयर पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, नीचे वाली लेयर उससे नीचे वाली लेयर पे, हर लेयर एक दूसरी एक मतलब हर लेयर एक दूसरी लेयर पे प्रेशर अप्लाई कर रही है। ठीक है ठीक है, सर। ये प्रेशर इस पे अप्लाई कर रही है, ये प्रेशर इस पे अप्लाई कर रही है, ये प्रेशर इस पे अप्लाई कर रही है, ये इस पे कर रही है, ये इस पे कर रही है। अल्टीमेटली करते करते जो है वो यहाँ पे फ्लूइड का पार्टिकल है, वो लेयर अप्लाई करते करते प्रेशर इस पार्टिकल्स पे भी वो एयर अप्लाई कर रही है, प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाई कर रही है, यहाँ पे भी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपके एयर है और एयर्स क्या है, वो डिफरेंट लेयर्स हैं। हर लेयर दूसरी लेयर पे क्या अप्लाई कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है। ठीक, क्योंकि वेट है ना एयर का, ड्यू टू वेट ऑफ एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो वो एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो वो बेसिकली होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैंने जो बात की, मैंने ये बात की जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है ना, इस पॉइंट पे यहाँ पे देखो फ्लूइड के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ये ठीक है, मैंने बताया था डिफरेंट पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के अंदर, ये तो पता है। अब जी सर। जब फ्लूइड रेस्ट पे है ना, तो प्रेशर एक फोर्स एग्जिस्ट करती है रेस्ट पे, वो होती है प्रेशर फोर्स। अब ये जो फ्लूइड का पार्टिकल है, इसको मैं साइड पे ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने जरा इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू कर लिया। इस फ्लूइड के पार्टिकल पे, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे, जिस तरह एयर में हर लेयर दूसरी लेयर पे प्रेशर अप्लाई कर रही है ना, इस तरह फ्लूइड का हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, अब जो इस फ्लूइड के पार्टिकल पे जो प्रेशर अप्लाई होगा हर साइड से, यानी इधर से जो प्रेशर अप्लाई हुआ, यहाँ से किसी और पार्टिकल ने प्रेशर अप्लाई कर दिया, यहाँ से किसी और ने, यहाँ से किसी और ने, यहाँ से किसी और ने, इधर से किसी और ने, इधर से किसी और ने, ये जो प्रेशर की मैग्नीट्यूड होगी ना, यहाँ पे 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 वो सेम होगी। ये है फर्स्ट पॉइंट कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इस फ्लूइड पार्टिकल पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म है हर डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो वैल्यू है वहीं इस डायरेक्शन में वैल्यू है, वहीं इस डायरेक्शन में, वहीं इस डायरेक्शन में, वहीं इस डायरेक्शन में, वहीं इस डायरेक्शन में, इसमें इसमें इसमें, यानी कि जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली एक्ट कर रहा है हर डायरेक्शन से। ये था जी फर्स्ट पॉइंट। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब आओ जी सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये कहता है अच्छा, सेकंड पॉइंट है इन अ फ्लूइड कन्फाइंड बाय सॉलिड बाउंड्रीज प्रेशर एक्ट परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। वो जो पहले मैं बात बता चुका हूँ कि कोई भी अगर सॉलिड बाउंड्री के अंदर फ्लूइड है, कोई भी लाइक रेजरवायर है, कोई भी आपका कंटेनर है जिसमें पानी डाला हुआ है, ग्लास है, तो जो प्रेशर एक्ट करेगा ना, जो फ्लूइड यहाँ पे ये ओवरऑल फ्लूइड है, यहाँ पे जो फ्लूइड के पार्टिकल होंगे ये एंड पे, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना सरफेस पे, वो परपेंडिकुलर सरफेस के होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये कर्व सरफेस है, इस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा उस सरफेस के इस पोर्शन के परपेंडिकुलर, इस पोर्शन के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, यानी कोई भी सरफेस हो, अगर फ्लूइड किसी सॉलिड बाउंड्री में कन्फाइन हुआ हुआ है, जो प्रेशर फ्लूइड एक्सर्ट करेगा, जो प्रेशर एक्ट करेगा वो बाउंड्री के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, कोई भी बाउंड्री हो। फॉर एग्जांपल आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके पास एक शेप है, तो फर्नेस डक्ट है, प्रेशर देखो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है, डायरेक्शन देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सिमिलरली पाइप है, पाइप के अंदर भी प्रेशर पाइप की जो बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। ठीक है, बाउंड्री की बता रहा हूँ कि बाउंड्री पे जो फ्लूइड पार्टिकल एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, वो किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हैं, तो वो उस बाउंड्री के परपेंडिकुलर करते हैं। सिमिलरली कोई हीट एक्सचेंजर है, ये एक पाइप ही है, उस पर भी देखो परपेंडिकुलर हो रहा है। अब यहाँ पे एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, इसके भी परपेंडिकुलर हो रहा है, इस पॉइंट पे इधर भी परपेंडिकुलर हो रहा है। एक रेजरवायर है, ठीक है, जो डैम जब बनाते हो तो जो साइड पे आप पॉन्डेज करते हो वाटर की, बेसिकली रेजरवायर वो होता है। तो देखो रेजरवायर की इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो रहा है प्रेशर, इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, तो हर सरफेस पे क्या हो रहा है, बेसिकली परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। स्विमिंग पूल है, जो स्विमिंग पूल की बाउंड्रीज है, उन बाउंड्रीज के भी परपेंडिकुलर प्रेशर अप्लाई हो रहा है।
लाइक डैम है, डैम, ये डैम कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है, जिसने ये पानी को यूं यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, तो इस डैम की देखो सरफेस पे भी जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है। इस तरह कोई भी एक सिलेंडर है, तो मतलब ये है कि कोई भी सरफेस होगी जो प्रेशर उसकी बाउंड्री पे अप्लाई होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होगा और किसी एंगल पे अप्लाई नहीं होगा। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, तो इसको पास्कल्स लॉ भी कहते हैं। ये वाला पॉइंट समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। जी सर, क्लियर है। अच्छा, ये हो गया जी पास्कल्स प्रिंसिपल। अब हम आते हैं आगे। ये दो प्रिंसिपल्स हैं, ये याद रखना है, ये प्रिंसिपल्स हैं जब फ्लूइड रेस्ट पे। ये दो प्रिंसिपल तब है जब फ्लूइड रेस्ट पे, यानी फ्लूइड स्टैटिक्स में पास्कल, अगर एमसीक्यू कभी आ जाए या कोई आपसे कभी पूछ ले कि जो पास्कल लॉ है या पास्कल प्रिंसिपल है वो किस फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है, तो आपने यही बताना है फ्लूइड स्टैटिक्स के लिए, नॉट फॉर फ्लूइड डायनेमिक्स, नॉट फॉर फ्लूइड किनेमैटिक्स। ठीक है। अब वो जो पॉइंट था हमारा कि द प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, पास्कल्स लॉ का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन जब फ्लूइड रेस्ट पे। इसको हमने प्रूव करना है। अब मैं जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, इसको हमने प्रूव करना है इस पॉइंट पे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड रिकॉर्ड नहीं होता, व्हाइट बोर्ड पे जो भी हो। सर होगा रिकॉर्ड। यहाँ पे आ रहा है कि व्हाइट बोर्ड जो है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। वाई? पिछला किसी जो आपने देयर वाज अ प्रॉब्लम शेयरिंग व्हाइट बोर्ड। चलो मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ पे कुछ सेटअप करता हूँ। सर ओवरऑल रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो ऑटोमेटिक व्हाइट बोर्ड भी आ जाएगा उसमें। ऊपर लिखा आ रहा है कि व्हाइट बोर्ड की रिकॉर्डिंग जो है वो शो नहीं होगी, व्हाइट बोर्ड विल नॉट बी रिकॉर्डेड। सर आप स्लाइड पे ही फिर समझा दें। है इसमें, हाँ यहाँ पे मैं करता हूँ कुछ, इसको मैं खत्म करता हूँ, वो स्लाइड जब मैं शेयर करूँगा तो हो जाएगा। स्लाइड में व्हाइट पेज पे लिख दे तो हो जाएगा ना सर। यस सर। सर पेज जैसे ही स्लाइड में व्हाइट पेज ऐड तो करके अगर वहाँ पे स्टेप शेयर वाइज हो हो तो हम खुद जाएगा। सीख लेंगे फिर उससे। एक्चुअली हमारा हमने करना था, प्रूव करना था, वो यही प्रूव करना है प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन।
क्या हमने प्रूव करना है? तो ये है कि प्रेशर at a point is same in all directions. अच्छा, एक कंसीडर करते हैं हम वेज शेप एलिमेंट इन अ फ्लूइड मास। कोई भी फ्लूइड है उसके अंदर एक वेज शेप एलिमेंट पड़ा हुआ, मतलब कोई भी आपने एक शेप है, वेज शेप है जो फ्लूइड के अंदर है, तो वो वेज शेप में यहाँ पे बनाता हूँ। ये कोई वेज शेप है जो फ्लूइड के अंदर है, सबसे पहला पॉइंट क्या था? कंसीडर एलिमेंट इन अ फ्लूइड मास। अब कुछ चीजें थोड़ी सी इसमें प्रेजेंट करती हैं। यार ये बंद कर दो तुम, बहुत शोर आ रहा है इसमें। ठीक है, ये आपका लेट्स सपोज एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। अब जो किसी भी एलिमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो उस वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। लेट्स सपोज इसका यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसका वेट जो होगा वो वर्टिकली एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, ठीक है, वेट। तो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्ट करता है वो करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका वेट इस वेज शेप का, ये कोई वेज शेप ली हमने, जैसे कोई सर्कुलर शेप है, कोई भी शेप है, इस तरह हमने एक वेज शेप कंसीडर की किसी भी फ्लूइड के अंदर, ठीक है। फ्लूइड किस में? रेस्ट में। तो हमने अब प्रूव करनी है चीज़ें। हमने प्रूव क्या करना है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जी, यानी प्रेशर जो है वो सेम है इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारी एक्स डायरेक्शन है इस तरफ, ये हमारी वाई डायरेक्शन है इस तरफ, ये हमारी जी डायरेक्शन है इस तरफ। तो प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, प्रेशर इन वाई डायरेक्शन, प्रेशर इन जी डायरेक्शन, इट शुड बी इक्वल। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल नंबर 1 है पास्कल्स प्रिंसिपल का। वो क्या था कि प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा खैर, ये एक वेज शेप हमने कंसीडर की। अब हमें ऑब्वियसली एज्यूम करना पड़ता है, हम डायरेक्टली कोई लेंथ की वैल्यू नहीं ले सकते। हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये लेंथ, इस समय कहता नहीं था कि ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि यहाँ से जो यहाँ तक लेंथ है वो है dx, डायरेक्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन में ले लेता हूँ dx, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ तक है, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक की डायमेंशन है dx। और इस इंक्लाइंड प्लेन की जो डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, या यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है इधर तक, दूसरा मैं कहता था कि इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 10 मीटर है। तो यहाँ पे हमें, मुझे जब वैल्यू नहीं पता तो मैं इसको लेता हूँ ds, ठीक है जी। मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो है ds,
और यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो है dx। सिमिलरली यहाँ से जो यहाँ तक की डायमेंशन है उसको मैं क्या देता हूँ dy। यहाँ तक समझ आइए? यस सर। जी सर आ रही है। यहाँ तक समझ आई है? ठीक है, सिंपल Yes, मैंने sir. क्या किया, डायमेंशन को क्या कह दिया Yes, मैंने sir, कहा आ कि रही है। जो डायमेंशन है वो dx है, वो वाली जो इंक्लाइन डायमेंशन है वो ds है, और ये जो डायमेंशन है dy। कुछ भी कर लो, अपना नाम लिख लो, ये डायमेंशन जो है इसके इक्वल है। ठीक है, कोई मसला नहीं, ये जस्ट नोटेशन होती है। तो ये जो डायमेंशन थी, अच्छा पॉइंट को मैंने नाम नहीं दिया, मैं पॉइंट्स को नाम भी दे देता हूँ, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लाइक मैं कहता हूँ ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ठीक है, तो A से B तक की जो लेंथ है या A से B तक की जो डायमेंशन है वो है dx। A से C तक की जो लेंथ है या A से C तक की जो डायमेंशन है वो है dy। और C से B तक की जो डायमेंशन है या C से B तक की जो लेंथ है वो है ds। अच्छा, तो स्टार्ट में 3-4 चीज़ें जो है ना भाई, स्टार्ट करने से पहले वो पता होनी चाहिए। एक तो ये कि एक वेज शेप एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि किसी फ्लूइड के अंदर है और उसमें फ्लूइड रेस्ट पे है। ठीक है, दूसरी बात ये कि डायमेंशन जो हमने ली dx dy ds क्या है। इसके बाद दूसरी चीज़, वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दूसरा जो विड्थ लेनी है ना हमने, वो लेनी है यूनिक, यानी इस वेज शेप की विड्थ यूनिक है, यानी हर साइड से उसकी विड्थ जो है वो यूनिट है, 1 यूनिट है, इक्वल है, 1 है। मतलब ये जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो विड्थ है इसकी, ये 1 यूनिट है। सिमिलरली इसकी जो विड्थ हमने लेनी है वो यूनिक लेनी है। सिमिलरली ये जो विड्थ होगी इस पोर्शन में, ये यूं करके, ये भी क्या होगी 1 यूनिट। ये जो विड्थ होगी यूं, वो भी क्या होगी 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन 1 यूनिक लेनी है विड्थ ओवरऑल। तो दूसरी हमने इसमें जो एक चीज़ लेनी है, एक तो हमने कंसिडर किया वेज शेप एलिमेंट फ्लूइड मैस में एट रेस्ट। दूसरा हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो विड्थ ऑफ एलिमेंट क्या है, वो यूनिक है, वो हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो विड्थ जो है वो ये वाली विड्थ यूं करके, ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ, ये क्या है, यूनिक है। एक चीज़ ये कंसिडर करें। अच्छा, इसके अलावा प्रेशर का मैंने क्या बताया था कि प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये अब सरफेस है ना, ये इंक्लाइंड है, इसका परपेंडिकुलर प्रेशर एक्ट करेगा यूं करके इस पोर्शन पे। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर एक्ट करेगा यूं करके, इस पॉइंट पे प्रेशर एक्ट करेगा dy वाले पॉइंट पे यूं करके, इस सरफेस के इधर परपेंडिकुलर, हर पॉइंट पे करेगा। मैं जस्ट एक पॉइंट बना रहा हूँ, यहाँ हर जगह करेगा। ठीक है, तो इस AC सरफेस के भी परपेंडिकुलर, AB सरफेस के भी यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट करेगा वो क्या करेगा, यूं करके परपेंडिकुलर प्रेशर एक्ट करेगा। समझ आई बात की? और हमने यही प्रूव करना है कि ये जो प्रेशर है, ये जो एक्ट कर रहा है, मैंने भी बात की थी, ये जो प्रेशर होगा ये वाला होगा PY, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस Y वाली डायरेक्शन में। ये वाला प्रेशर कौन सा होगा, PZ, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में Z। ये वाला प्रेशर क्या होगा, वो होगा PX, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, PX। ठीक है, तो प्रेशर जो लग रहा है इंक्लाइंड सरफेस जो CB है उसमें इन Z डायरेक्शन, ठीक है, वो लग रहा है PZ। और प्रेशर जो लग रहा है इन AB सरफेस वो लग रहा है PY, यानी इन Y डायरेक्शन। और प्रेशर जो AC के परपेंडिकुलर लग रहा है वो लग रहा है बेसिकली X डायरेक्शन की तरफ, तो PX। तो हमने यही प्रूव करना है कि ये PX इज इक्वल टू PZ इज इक्वल टू PY, क्योंकि अभी हमने पास्कल्स का लॉ पढ़ा था कि जब फ्लूइड रेस्ट पे हो तो प्रेशर यूनिफॉर्म होता है हर डायरेक्शन में। तो हमने यही प्रूव करना है कि ये जो इस वेज शेप एलिमेंट के का जो PY प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए PX प्रेशर के, और वो इक्वल होना चाहिए PZ प्रेशर के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अच्छा, ये थी बेसिक फिगर। अब ज़रा लिखाई का ज़रा काम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था, साथ साथ मैं मिटा भी दूंगा, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। पहला पॉइंट था जी, कंसीडर अ वेज
shaped element in a fluid mass at rest। प्रूव हमने ये करना है। सेकंड पॉइंट हमने इसमें जो ली वो ली विड्थ, वो मैं बता चुका हूँ, ये विड्थ ये विड्थ ये विड्थ, वो हमने ली विड्थ ऑफ द एलिमेंट इज यूनिक। यानी कि यूनिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 पॉइंट्स, एक तो शेप एलिमेंट कंसीडर किया फ्लूइड मास एट रेस्ट, और सेकेंडली हमने जो विड्थ ली एलिमेंट की वो क्या ली, यूनिक। अच्छा, एक और चीज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको प्रूव करते हैं। जो एंगल ए बी सी है ना, एंगल ए बी सी वो है थीटा के इक्वल। ये जो एंगल ये थीटा है, ठीक है। एंगल ए बी सी, जो ए बी सी ये शेप बन रही है ना यूं करके, ए बी और सी, इसके दरम्यान जो ये एंगल है वो है थीटा डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा डिग्री एंगल बन रहा है। लिखना चाहिए एंगल ए सी, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए एंगल ए सी, एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा डिग्री। सबसे पहले हमने ली डायमेंशन ऑफ ए बी। हाँ भाई हारिस, कितनी है डायमेंशन ए बी की? सर ये dx सपोज कर लेंगे। हाँ, डायमेंशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी एक्स। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ ए सी वो dy। कितनी है? डी सर px होगी। वाई, टी बाय dy। ये है ना डायमेंशन ए सी की। जी जी Yes, सर, sir. सही सही सही। आओ आओ। सिमिलरली जो डायमेंशन है ऑफ बी db। सी वो कितनी होगी? डी जेड। ठीक है, ds है। ds। डी एस, इसको एस लिया, जेड नहीं लिया, एस लिखा है। जेड लिख लो, कोई मसला नहीं, डी जेड लिख लो, डी ठीक है। वाई लिख, डी एम लिख लो, डी एन लिख लो, वैसे मैंने उसको डी एस लिया है, कोई इशू नहीं है, सपोजिशन है सिंपली। ठीक है। तो ये स्टार्ट हमने डेटा अब हम लिख रहे हैं जो हमें अवेलेबल है। तो हमने सबसे पहले एंगल ए सी भी लिखा थीटा, डायमेंशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी एक्स, डायमेंशन ऑफ ए सी इज इक्वल टू डी वाई, डायमेंशन ऑफ बी सी इज इक्वल टू डी एस। ये आगे हम जब पुटिंग करेंगे ना उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अब मैं मिटाता हूँ, जगह कम है, तो ये रिकॉर्डिंग में वैसे भी आ जाना है। नेक्स्ट आगे हम लिखते हैं ओके सर। अच्छा, अब एक तो चीज़ जो हमें गिवन थी वो हमने लिख ली, ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद प्रेशर जो हमें गिवन है, प्रेशर
एक्टिंग ऑन फेस ए बी कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है? सर पी वाई कितना? पी वाई पी वाई, ठीक है जी। सिमिलरली प्रेशर एक्टिंग ऑन कितना एक्ट कर रहा है? कितना एक्ट कर रहा है? px px क्या करूँ मैं? प्रेशर एक्टिंग ऑन फेस BC कितना एक्ट कर रहा है? pz pz ठीक है, ये भी चीज की बात। अच्छा इधर अब इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ये भी डेटा मैंने लिख लिया, वो उसी तरह अरेंजमेंट में ही आएगा जब आप देखोगे ना इसकी रिकॉर्डिंग को। बल्कि एक में लिखा रहने देता हूँ क्योंकि एक को लेके चलूंगा, बाकी वहाँ से आएंगे। एक में लिखा रहने देता हूँ, वो लिखा रहने देता हूँ प्रेशर एक्टिंग ऑन AC फेस AC, वो था इसके इक्वल प्रेशर एक्टिंग ऑन फेस AC, वो था इसके DY PX के। अच्छा अब देखो प्रेशर किसके इक्वल होता है? प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, ठीक है। अगर मैंने फोर्स निकालनी हो, प्रेशर फोर्स निकालनी हो, बेसिकली फोर्स निकालनी हो प्रेशर से, तो मैं क्या करूँगा, फोर्स उस साइड पे ले जाऊंगे और इधर ही रखूंगा, एरिया उस साइड पे जाके क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा। फोर्स इसके इक्वल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। इसकी मैं आपको वो भी भेज दूंगा, मैंने बेसिकली जो डेरिवेशन हाथ से की हुई है ना, वो भी आपको मैं स्नैपशॉट भी भेज दूंगा अगर मज़ीद और समझ ना आ रही हो ना। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इसी अरेंजमेंट में लेके चल रहा हूँ, मैं जहाँ मिटा रहा हूँ फिर वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो प्रेशर जो एक्ट हो रहा है फेस AC पे, वो PX है। प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मुझे फोर्स निकालनी हो ऑन फेस AC, वो मैं कैसे निकालूंगा? प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। ये चीज़ समझ आइए? यस सर ठीक है। Yes, sir, तो समझ अगर आया। मैंने यहाँ पे प्रेशर की बजाय फोर्स निकालनी हो, फोर्स एक्टिंग ऑन फेस यस AC, सर ठीक है। तो फोर्स क्या होगी? फोर्स होगी PX। फोर्स क्या है? प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो यहाँ पे प्रेशर क्या था AC के केस में? PX है ना प्रेशर। हाँ जी, यस सर PX था ना प्रेशर। तो एरिया में कौन सा लूंगा? क्योंकि मैं AC को डील कर रहा हूँ, इसको डील कर रहा हूँ, तो एरिया BC सरफेस Sir, का लूंगा ना। px yes sir ठीक। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। ये लेंथ है, लेंथ Yes. कितनी गिवन है? डी वाई डी dy बाय। विड्थ कितनी गिवन है? sir वेट dx सर 1 dx sir px ठीक हो px गया। sir px तो सिंपल मैंने एरिया की जगह क्या किया? एरिया इज इक्वल टू ये यहाँ पे एरिया किया लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ इसकी ये गिवन थी dy, लेंथ की जगह पुट कर दिया dy मल्टीप्लाई विड्थ। ये जो विड्थ थी, ये विड्थ मैंने अभी बताया था कि विड्थ हम लेंगे यूनिटी इसमें, तो यूनिटी विड्थ की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। तो PX मल्टीप्लाई बाय एरिया, यही चीज़, ये P की जगह PX लिख दिया, एरिया की जगह dy मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि dy उसकी लेंथ थी, मल्टीप्लाई 1 उसकी विड्थ थी। तो ये हो गया लेंथ इनटू विड्थ। तो फोर्स जो एक्ट कर रही है फेस 1 पे, जब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ये बच गया PX कितना आ गया? PX इनटू डी वाई
इनटू dy। ये चीज समझ आई है? यस सर। सिमिलरली जब मैं Yes, फोर्स sir. निकालूंगा ए सी और उसकी ए बी और बी सी की, वो भी सिमिलरली ऐसे निकलेगी, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली उन सब फोर्सेस, ठीक है, Yes. ऐसे निकल। अब फोर्स मैंने ए बी की निकालनी है, तो ए बी की फोर्स कैसे निकलेगी? इसका प्रेशर कितना है, पी वाई मल्टीप्लाई इसका एरिया। एरिया क्या है, डी एक्स, इसकी यूनिट वेट। ठीक है, तो अब सिंपल मैं इन सब के फोर्सेस लिख लेता हूँ। फोर्स एक्टिंग ऑन ए सी इतनी है, ठीक है। तो फोर्स ऑन द फेस, अभी जो हमने निकाली ए सी फेस की, सिमिलरली फोर्स ऑन फेस ए बी, फोर्स ऑन फेस बी सी। ठीक है, तो फोर्स जो फेस है ए सी पे, वो जो भी हमने निकाली है, वो निकाली है पी एक्स इंटू डी वाई। तो फोर्स ऑन फेस ए बी वो कितनी है, पी पी वाई वाई इंटू इंटू डी एक्स डी एक्स। डी एक्स। वो Hello. Hello. सर की लाइट चली गई है शायद। आवाज आ गई? जी सर, आ गई। आप आई। अच्छा, फोर्स जो फेस बी सी पे है वो पी सी इंटू डी एक्स, फोर्स ऑन फेस ए बी पी वाई इंटू डी एक्स, फोर्स ऑन फेस ए सी पी एक्स इंटू डी वाई। ये हो गया खत्म। अब ये भी हमने निकाल लिया। हमने सबसे पहले डायमेंशंस लिख ली अलग, उसके बाद प्रेशर्स को अलग से उसकी नोटेशन लिख ली, उसके बाद फोर्सेस निकाल ली उसी तरीके के थ्रू जो भी बताया। अब जो एक चीज़ रह गई निकालना वो है, उसके बाद हम जो है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। एक चीज़ है वेट। देखो वेट जो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नजर आ रहा है ना फिगर में? नजर आ रहा है? यस सर। और वेट किसके इक्वल होता है? वेट इज इक्वल टू एम जी। एम जी। ये तो पता है ना? यस सर। मैस किसके इक्वल होता है? मैस डेंसिटी होता था ना, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। मैस क्या हो गया? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने क्या पुट किया मैस की जगह? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी। वेट किसके इक्वल हो गया? अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया इंटू हाइट, या एरिया इंटू विड्थ, या एरिया इंटू कोई भी चीज़। यानी 3 डायमेंशन होती है ना। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, साथ किसी डायमेंशन लगाऊंगा, विड्थ ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एरिया Multiply by तो यहाँ पे जो मैं एरिया कंसीडर करूंगा वो लेंथ इंटू हाइट वाला करूंगा। यहाँ पे एरिया में लूंगा लेंथ इंटू हाइट वाला, तो तीसरी डायमेंशन क्या आ गई? विड्थ आ गई। तो वही चीज़ बन गई, लेंथ हाइट विड्थ वॉल्यूम के इक्वल। तो खैर वॉल्यूम की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ? एरिया इंटू विड्थ। क्या पुट कर देता हूँ? एरिया इंटू विड्थ। अब मैं लेट्स सपोज मैं कंसीडर जो करने वाला हूँ
ये याद रखना कि W इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ये मैं साइड पे लिख देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि वेट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय विड्थ, W फॉर विड्थ मल्टीप्लाई बाय G। जी ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब वेट के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वेट को बेसिकली मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब मैं जो है ना यहाँ पे ये कंसीडर कर रहा हूँ, ये ट्रायंगुलर शेप कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाली, दिस वन, ए बी सी, ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये वाली जो है, ये अंदर वाली शेप, ये वाली शेप, ये वाली, समझ आई? मैं ये शेप कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। अब यहाँ इस शेप को देखते हुए मैं वेट निकालता हूँ। W इज इक्वल टू, सबसे पहले ये रो डेंसिटी एज इट इज मल्टीप्लाई बाय ये एंड वाला जो G है, ये भी मैं एज इट इज लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय एरिया, क्या चीज? एरिया। अब एरिया क्या होगा? ये जो शेप है इसका एरिया क्या होगा? ये शेप क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 1/2 लेंथ 1/2 बेस। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या है? ए बी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है? ए सी। ये चीज समझ आई एरिया की जगह? यस सर। ठीक है, और मल्टीप्लाई साथ मैंने क्या डायमेंशन लगाई हुई है? विड्थ। मल्टीप्लाई क्या किया हुआ है? विड्थ। और विड्थ कितनी ली है हमने सर? 1। तो विड्थ की जगह मैंने पुट कर दिया मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इस फार्मूले को। W इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई G मल्टीप्लाई 1/2। ए बी की जगह क्या पुट करूंगा? ए बी किसके इक्वल था? dx के। ए बी इक्वल था dx के इक्वल था। किसके इक्वल था? dx सर। dx के। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, ये dx के इक्वल है। ठीक है, मल्टीप्लाई ए सी किसके इक्वल है? y के इक्वल है। ठीक है, ये चीज। अब जब इसको मैंने मजीद सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास एंड पे जो बच गया वो बच गया रो मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय d ऑफ x मल्टीप्लाई बाय d ऑफ y। ठीक है, मेरे पास फाइनल फॉर्म ये बच गई। ओके हो गया? यहाँ तक ओके है? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। cos थीटा किसके इक्वल होता है कि बताएगा? बेस बाय हाइट। किसके इक्वल होता है? सर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। लेट्स को यही फिगर है। इस फिगर को देखो जहाँ पे थीटा बना हुआ है। अगर मैं cos थीटा निकालूं
कॉस थीटा क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय यस सर। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इस फिगर में मुझे ये बताओ कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस किसके इक्वल है? बेस ए बी है या ए सी है? AC क्या चीज है बेस? ए सी। गुड। AC बेस ए सी होगी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? भी है BC। बी सी। ठीक है, अगर मैं बी सी को साइड पे ले जाऊं, इसी इक्वेशन की तरफ मैं आ रहा हूं। बी सी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। ये बात किया जी। ओके, यस सर। मुझे ये बताओ बी सी यस किसके सर। इक्वल है? बी सी किसके इक्वल BC है? DS के ठीक है, DS बी सी इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू ए सी किसके इक्वल है? DY dy के इक्वल है सर। यार ये यहाँ पे थोड़ी वो कर दी ना तुमने, गलत करवा दिया। यहाँ पे बी सी उधर जाएगा, ये बेसिकली इक्वेशन यहाँ पे ये बनेगी ए सी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, यस सर। ये ऐसे होगा। अब इसको मैं लिखूंगा ए सी किसके इक्वल है? DC cos थीटा AC हमारे साथ है DY dy के डी वाई के इक्वल है। और बी सी किसके इक्वल है? ये बी सी किसके DS DS डी एस कॉस थीटा। मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई, डी वाई इज इक्वल टू डी एस कॉस DS थीटा। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1 का नाम। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। सिमिलरली यही काम मैं करूंगा साइन थीटा के साथ। अब ये मैं सारा मिटाता हूँ। अब सिमिलरली कॉस थीटा की जगह मैं लिखता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हुआ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ AB डिवाइड बाय परपेंडिकुलर AB परपेंडिकुलर ए बी है, बिल्कुल ठीक। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? BC ठीक है, तो ए सी किसके इक्वल आ गया? ए सी इक्वल आ गया बी सी साइन थीटा के। BC sin थीटा अब ए सी किसके इक्वल है? DY ए सी है डी वाई के इक्वल। DY सर इसमें जो है ना परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ ए पे बी नहीं होगा सर? करवा दिया, ए बी होगा, बिल्कुल ए बी होगा। ये ए बी होगा, ए बी ओवर बी सी होगा। ठीक है, तो अब ए Yes, सी sir. इक्वल बी सी साइन थीटा होगा। ठीक है, अब ए बी किसके इक्वल था? ए बी इक्वल था डी ऑफ एक्स के। और बी सी किसके इक्वल था? डी ऑफ yes थीटा। ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये होगी इक्वेशन 2। एक वो जो कॉस थीटा से आई, और एक ये जो दूसरी इक्वेशन आई ये आई साइन थीटा से। कॉस थीटा से जो आई वो थी डी वाई इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा, और जो यहाँ से आई वो है डी एक्स इज इक्वल टू डी एस साइन थीटा। अब तुम्हारा काम क्या रह गया? अब हमने इसको रिजॉल्व कर, याद है ना मैकेनिक्स फोर्स को हम करते थे, बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते थे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। Y axis अब सम ऑफ एफ ऑफ एक्स में क्या करते थे? सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, और सम ऑफ एफ ऑफ वाई में हम क्या करते थे? सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वो करने से पहले एक मसला है हमारे पास। बाकी सारी फोर्सेस तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, लेकिन ये फोर्सेस, ये जो फोर्स है ये वाली, ये इंक्लाइंड है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे आप सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वाला फार्मूला या सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस वाला फार्मूला तब तक नहीं लगा सकते जब तक इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं कर देते। तो सबसे पहले इसको मैं इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूँ। तो PZ है, PZ के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है। इसको मैं मिटाऊं अगर,
क्योंकि मैं वो डायरेक्ट लगा नहीं सकता सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें ये फोर्स इंक्लाइंड है, पी जी फोर्स जो है वो इंक्लाइंड लग रही है, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं लग रही, ठीक है। उस सरफेस के 90 डिग्री पे है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें वर्टिकल जो फोर्स है वो ये वर्टिकल नहीं है उसके मुकाबले में। तो इसी को मैं अगर अलग से यहाँ ड्रॉ करूँ, ये पी जी, अब पी जी का एक कंपोनेंट होगा ये वाला, एक होगा ये वर्टिकल, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, ये क्या होगा जी, पी जेड क्या होगा आर एस, ई जेड और कॉस थीटा, और ये होगा पी जेड साइन थीटा। साइन थीटा। जब हेड टू टेल रूल के तहत इसको करोगे तो जब हेड टू टेल रूल के तहत करोगे एरो की डायरेक्शन ये बनेगी, मतलब ये कि एरो की सर ये डायरेक्शन बनेगी साइन थीटा आता है इसको तो जी। साइन थीटा ठीक हो गया सर, सही हो गया। ये जो है ना, ये एरो यहाँ पे बनेगा सर यूं, और ये एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। इसको जब हेड टू टेल रूल के तहत देखो ना, ये चीज यूं है, ठीक है, एक यस कंपोनेंट ये है, एक ये है, तो हेड टू टेल रूल ये उसका रिजल्टेंट है। तो हेड टू टेल रूल क्या होता है, रिजल्ट इसको करो हेड टू टेल रूल के तहत, ये यूं आएगा और ये यूं आएगा कि फर्स्ट जो रिजल्टेंट होता है उसकी टेल और फर्स्ट जो आपका कंपोनेंट है उसकी टेल मैच करे, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसका हेड और रिजल्टेंट का हेड मैच करे। तो ये वर्टिकल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्टवर्ड्स। ठीक हो गया, ये चीज समझ आई है, यस सर। ठीक है। तो Yes, आपका sir. एक कंपोनेंट आ गया पी जेड कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आ गया पी जेड साइन थीटा। ये तो प्रेशर है, हमने तो बेसिकली पीछे जो निकाली थी वो फोर्सेस निकाली थी, तो इसमें भी वही चीज है कि प्रेशर है, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया करोगे तो फोर्स आ जाएगी। मतलब ये पी जेड साइन थीटा है, तो इसको अगर फोर्स निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो ये होगा पी जेड प्रेशर है पी जेड साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया वही है ना, ये वाली जो सरफेस है ये ए बी सरफेस मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ए बी का जो है लेंथ है ए बी, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करूंगा ना, ये लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ की जगह पुट किया ए बी मल्टीप्लाई विड्थ की जगह पुट किया यूनिटी, ठीक है। अब जो ए बी है, ए बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ए बी की जगह मैंने ये डी एस पुट कर दिया, ए बी की जगह यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, डी एस पुट कर दूंगा। तो ठीक है, ये समझ आई है। तो प्रेशर क्या हो गया, इस पॉइंट पे जो प्रेशर फोर्स है वो कितनी होगी, पी जी साइन थीटा इंटू डी एस, जैसे हमने पहले वो निकाला था। ये ओके है, ए बी सर डी एक्स के इक्वल है, डी एस के इक्वल नहीं है क्या चीज, सर। ए बी जो था वो डी एक्स के इक्वल है, डी नहीं एस नहीं, के यहाँ इक्वल पे नहीं। हम देखो इंक्लाइंड फोर्स कंसीडर कर रहे हैं ये वाली, तो एरिया भी तो इसी का लूंगा ना, तो ये बी सी Yes, sir. आएगा, तो यहाँ पे ए बी नहीं बी सी आएगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ की जगह यहाँ पे बी सी आएगी, बिल्कुल सर। ठीक है। सिमिलरली जब मैं ये वाली फोर्स लूंगा, ये वाली पी जी कॉस थीटा वाली फोर्स लूंगा, तो इसमें मैं क्या करूंगा, वहीं पी जी कॉस थीटा यहाँ पे लिखूंगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा, पी जी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा, एरिया इंटू विड्थ से, तो यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया वही है, एरिया तो वही है, क्योंकि इसी के अगेंस्ट ले रहा हूँ, तो एरिया तो वही है। एरिया क्या है, बेसिकली एरिया में कह रहा हूँ लेंथ तो वही है ना, लेंथ इंटू विड्थ लूंगा, तो लेंथ तो वही है, लेंथ क्या है बी सी क्या है डी एस मल्टीप्लाई वन, यस ठीक है।
तो ये जो फाइनल मेरे पास ये बन गई फोर्स, जो दूसरी फोर्स है ये इस डायरेक्शन में, वो बन जाएगी पी जी कॉस थीटा इंटू डी एस। यानी कि इस जगह पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी ये वाली पी जी कॉस थीटा इंटू डी एस। अब वो जो इंक्लाइंड फोर्स थी उसका कंपोनेंट मेरा रिजॉल्व हो गया। अब सिंपल मैंने क्या करना है, अब मैंने लगानी है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन सबसे पहले मैं लगाता हूँ सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, और पॉजिटिव लेता हूँ ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में राइटवर्ड्स। मेरे पास कौन कौन सी फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जी? एक ये ऐसे ही है, ये मैं अभी पीछे निकाल चुका हूँ। ये फोर्स जो प्रेशर पी एक्स है ना, इसकी फोर्स में निकाल चुका हूँ, पीछे मैंने लिखा भी है। प्रेशर ये पी एक्स जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी थी? वो थी पी एक्स इंटू डी वाई। ये मैं पीछे फाइंड कर चुका हूँ, ठीक है। और ये लग रही है इसी डायरेक्शन में, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। इसके अलावा और कौन सी फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? वो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रिजॉल्व किया, ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो था माइनस में, क्योंकि मैंने जब वो हेड टू टेल रूल के तहत फिगर बनाई थी वो डायरेक्शन इस तरफ आ रही, तो माइनस लगाऊंगा। और उसका जो कंपोनेंट था वो मैंने पीछे लिखा हुआ है, वो था पी जी पी दैट cos थीटा डी cos थीटा इनटू डी ऑफ एस था। बस और कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। पी एक्स डी वाई इज इक्वल टू पी जी कॉस थीटा डी एस। ये जो चीज़ है ना, ये जब आप इसको जब कर रहे होगे खुद से, तो आप ये देखोगे ये इक्वेशन 1 है जो हमने जब बनाई थी ना, इक्वेशन 1 कॉस थीटा जब लगाया था, ठीक है, जब वो हमने लगाया था कॉस थीटा फंक्शन लगाया था, तो ये उसके इक्वल था। ये बेसिकली वो इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 क्या थी कि डी वाई इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा। ये इक्वेशन 1 थी जो हमने पीछे भी लिखी भी है। तो इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ डी वाई। सिंपल मैंने क्या किया, इस पूरी चीज़ की जगह डी वाई पुट कर दिया, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, डी वाई पुट कर दिया। यानी पी जी इंटू इसकी जगह मैंने पुट कर दिया डी वाई से कैंसिल हो गया, तो एक चीज़ आ गई, पी एक्स किसके इक्वल है, पी जी के इक्वल। सही है? यस सर। पी एक्स इज इक्वल टू पी जी। एक चीज़ ये आ गई कि मेरा पी एक्स और पी जी के इक्वल है। यानी एक चीज़ हमने प्रूव कर दी कि ये पी एक्स पी जी के इक्वल है। अब प्रूव ये करना रह गया कि पी वाई और पी जी के इक्वल भी हो, या पी एक्स पी जी के इक्वल हो। अब ये एक और रहेगी। अब अगली मैं लगा लेता हूँ सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अपवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं या डाउनवर्ड, जो मर्जी ले लो, अपवर्ड पॉजिटिव ले लिया। अब कौन कौन सी फोर्स जो है वो वाई डायरेक्शन में? एक ये वाली सर, एक पी वाई है, लेकिन ये प्रेशर है। इसकी फोर्स क्या होगी जो हमने पीछे निकाली थी, पी वाई इंटू डी एक्स। ओके हो गया। इसके अलावा एक इसका कंपोनेंट जब मैंने हेड टू टेल रूल के थ्रू बनाया था, तो ये कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यानी साइन कौन सा आएगा, साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट जब हमने उसको निकाला था, इसकी फोर्स निकाली थी, वो निकली थी पी जी साइन थीटा इंटू, वो पीछे आप जब देखोगे तो लिखी हुई है पी जी साइन थीटा इंटू डी ऑफ एस। अच्छा, इसके अलावा एक और कंपोनेंट है वेट, जो कि क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये हम निकाल चुके हैं, इक्वेशन से निकाल चुके हैं हमने। वेट निकाला हुआ है, वेट निकाला था हमने 1/2। ये जो फाइनल फॉर्म थी वो लिख रहा हूँ, वो बनी थी 1/2 डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई मल्टीप्लाई बाई रो जी। ये हम निकाल चुके हैं, पीछे इक्वेशन लिखी हुई है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन लिख लिया हमने।
तीन ही फोर्सेस थी। अच्छा, अब जो है ना ये वेज जो एलिमेंट है ना इसका वेट बहुत स्मॉल है। हम ये ज्यूम करते हैं कि जो वेज का एलिमेंट है, ये वेज एलिमेंट है, इसका वेट बहुत स्मॉल है, तो हम जो इस वेट को हम कहते हैं वेट इज नेग्लिजिबल, तो इस वाले को हम निकाल ही देते हैं। क्या जस्टिफिकेशन देंगे कि एलिमेंट इज वेरी स्मॉल हेंस वेट इज नेग्लिजिबल, कि वेट इतना कम है कि ऐड करने की जरूरत नहीं है। 0.00 समथिंग अगर वेट हो तो उसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरिया में एक बाल्टी पानी की डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह हम कहते हैं वेट बहुत स्मॉल है तो वेट नेग्लिजिबल। तो वेट को हमने क्या किया, वेट को हमने 0 कर दिया। समझ आई बात की? ओके है, वेट हमने निकाल दिया। यस सर। यस समझ आ सर। रही है? ठीक है, तो Yes, sir. पीछे ये बात पी वाई डी एक्स वो साइड पे गया, ये चीज बनी पी जी साइन थीटा इंटू डी ऑफ एक्स। अब जब आप पीछे इक्वेशंस देखोगे तो ये जो चीज़ थी ना ये साइन फंक्शन में हमने निकाली थी और ये किसके इक्वल थी, ये थी डी एक्स के इक्वल। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे इक्वेशन 2 जब मैंने जिसको नाम दिया था देखोगे तो ये चीज़ डी एक्स के इक्वल। यस सर। इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ पी वाई डी एक्स इज इक्वल टू पी जी डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, डी वाई इज इक्वल टू पी जी। पीजी। ठीक है, अब मेरे पास एक ये बच गया और पीछे क्या आया था, डी एक्स इज इक्वल टू, जो मेरे पास पहले मैंने प्रूव किया था वो प्रूव किया था कि पी एक्स इज इक्वल टू पी जी, और सेकेंड जो मेरे पास अभी मैंने प्रूव किया वो किया पी वाई इज इक्वल टू पीजी। जब पी एक्स पी जी के इक्वल है और पी वाई पी जी के इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ वो जो प्रॉपर्टी होती थी पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जी, तीनों इक्वल। ठीक है, पी वाई अगर पी जी के इक्वल है और पी वाई पी जी के इक्वल है तो ऑब्वियसली पी एक्स और पी वाई भी तो इक्वल ही होंगे ना। यस सर। सही है, तो ये प्रूव मैंने करना था, तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, ये जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, ये जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, ये सेम है। ठीक है, तो प्रूव भी हमने यही किया कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये यही चीज़ है, ये जो दो स्लाइड्स तीन स्लाइड्स में ये दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, तो जो मैंने कराया आप वो कर लो, ये आपको बस शायद समझ भी ना आए। ये वही ओके चीज़ है। सर, अच्छा, इसके अगर बाद कोई अगर सवाल आ गया तो थ्योरी क्या वगैरह चीज़ तो नहीं लिखना। क्या, अगर सवाल में भी क्विज में आ जाए या पेपर में यही सवाल आ जाए तो ये थ्योरी वगैरह तो नहीं लिखनी ना इसके साथ, जो मैंने सिर्फ वो चीज़ें प्रूफ बताई हैं कर। सब लिखनी है, सब लिखनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो चीज़ें नोट कर लेना रिकॉर्डिंग। सर ये डेरिवेशन ही होगी ना साथ? ठीक है, सर ये पिछले स्लाइड में जो थ्योरी थी तो ये भी लिखेंगे इसके साथ? सब कुछ लिखेंगे, जो चीज़ मैंने बोली है वो सब कुछ लिखेंगे। वो लिखो थ्योरी या जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो, कोई मसला नहीं, सब कुछ लिखना। जब प्रूव करोगे तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करोगे कि क्या क्या ओके आपकी आपने जो है एज्यूम की है, डेटा क्या है सर। आपका और किस तरह इसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक। अच्छा, अब आगे आते हैं जी हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे। हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो है वो बेसिकली इट इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड। ये जो फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड है उसमें जो प्रेशर की वेरिएशन है वो क्या है उसको हम देखेंगे, यानी प्रेशर किस तरह विद इंक्रीज इन डेप्थ चेंज होगा। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है, ये कहता है जी जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है
याद रखना जितना नीचे जाओगे वाटर की जितनी डेप्थ डाउनवर्ड डिक्रीज इंक्रीज करोगे, जितना नीचे की तरफ जाओगे प्रेशर भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसको हम बेसिकली होता ये है कि जितना डीपर आप पानी में जाते हो उतना ज़्यादा पानी आपके ऊपर आ जाता है। अब लेट्स सपोज आप सरफेस से 2 फीट हाइट पे हो पानी की नीचे, पानी का जो आपके पास जो पानी है, पानी का जो बेसिकली जो डेप्थ है या एरिया है वो उसके मुकाबले में कम है जब आप 5 फुट नीचे हो। अब जितना डीपर आप नीचे जाते हो उतना ज़्यादा पानी आपके ऊपर आता है, और जितना ज़्यादा पानी आता है तो वेट ऑफ ऑल दैट वाटर अप्लाइज प्रेशर। ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा ना, जितना नीचे नीचे जाते जाओगे पानी बढ़ता जाएगा, पानी बढ़ेगा तो वेट ऑफ वाटर जो आपके ऊपर है वो बढ़ेगा। जब वेट ऑफ वाटर वो बढ़ेगा आपके ऊपर तो वेट क्या कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है प्रेशर। दैट्स वाई जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है जो डेप्थ बढ़ती है नीचे की तरफ। तो जो आप पानी की डेप्थ में नीचे जाते जाते हो प्रेशर बढ़ता जाता है। उसका रीज़न ये है कि वेट ऑफ वाटर बढ़ता जाता है आपके ऊपर, ठीक है। जितना आप नीचे जाओगे उतना ज़्यादा पानी आपके ऊपर होगा, और जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा उस पानी का वेट होगा, और उतना ज़्यादा पानी का वेट होगा तो उतना ही प्रेशर आप पे अप्लाई करेगा। तो वो यही कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर है इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट मस्ट बी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। तो ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ है कि जो इंक्रीज ऑफ प्रेशर है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो इक्वल होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड के। स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ को प्रूव करेंगे कि बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो है वो कहता क्या है। अब कोई बोल रहा था अभी, अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक जो लॉ है वो डील करता है प्रेशर वेरिएशन को इन अ फ्लूइड, कि प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है फ्लूइड। अभी मैंने बताया कि जितना आप एक सबमर्ज सरफेस है, जो प्रेशर है इट इंक्रीजेज व्हाइल गोइंग डाउन, ठीक है। एक सबमर्ज सरफेस है, जितना जितना नीचे आप जाओगे इस सरफेस से प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर जो है इट इंक्रीजेज व्हाइल गोइंग डाउन। एक मिनट ठहरो। ये नजर आ रहा है ना? यस सर। यस सर आ रहा है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि एक सबमर्ज सरफेस में द प्रेशर इंक्रीजेज व्हाइल गोइंग डाउन। वो मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे हो आप, पानी की ये सरफेस है, इस पॉइंट पे हो, इसमें जो वाटर का इतना वेट आपके ऊपर है, इस पॉइंट पे वाटर का इतना वेट आपके ऊपर है, तो इस पॉइंट पे ऑब्वियसली ज़्यादा वेट है वाटर का आपके ऊपर, तो जितना ज़्यादा वेट है उतना ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो जितना नीचे जाते जाओगे प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। द डीपर यू गो द प्रेशर इंक्रीजेज। तो सबमर्ज सरफेस में प्रेशर इंक्रीजेज व्हाइल गोइंग डाउन। हम इस चीज़ को देखते हैं, तो हमने यही चीज़ हाइड्रोस्टैटिक लॉ में देखनी है कि प्रेशर वेरिएशन इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। तो ये भी एट रेस्ट में बात कर रहा हूँ, फ्लूइड रेस्ट पे। अब सबसे पहले इसको हम कुछ assumptions देखते हैं क्या लेंगे अब इसको प्रूव करते हुए। बेसिकली प्रूफ खैर नहीं, प्रेशर वेरिएशन निकालते हुए, देखते हुए प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है। लेट्स सपोज एक ब्लॉक है, ये कंटेनर है, यहाँ पे बना लेता हूँ साइड पे। ये कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर की सरफेस है टॉप से, यहाँ पे आपका जो है एक ब्लॉक है, कोई भी एक ब्लॉक है। इसको थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये कोई एक ब्लॉक है यहाँ पे,
तो एक ब्लॉक है वो कितने डिस्टेंस पे है जी टॉप सरफेस से, वो एट अ वाई डिस्टेंस पे। लेट्स सपोज उसका जो फ्री सरफेस है उससे डिस्टेंस है वाई, मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं अगर ऊपर बना दूँ थोड़ा सा, ठीक है, जो फ्री सरफेस है ना वाटर की, टॉप सरफेस जो वाटर की फ्री सरफेस है, उस ब्लॉक का जो डिस्टेंस है उस फ्री सरफेस से टॉप ऑफ ब्लॉक का डिस्टेंस कितना है y। ये चीज ओके। यस सर। तो ये जो ब्लॉक Yes, है ना, sir. इसका की जो डेप्थ है ना, ब्लॉक की डेप्थ मतलब ब्लॉक की अपनी जो डेप्थ है, ठीक है, वो है dy। वो कितनी है dy। d मीन स्मॉल, बेसिकली d हम यूज करते हैं ये साइन डिफरेंशियल का जब कोई चीज स्मॉल हो। ओके, मैंने कल बताया था जब कोई चीज Yes. किसी चीज का पार्ट हो। अब देखो इतनी बड़ी डेप्थ है, उसमें एक ब्लॉक है अंदर, तो ब्लॉक की डेप्थ को मैं dy लिख दूंगा, तो d फॉर स्मॉल। ये अच्छा, जो ब्लॉक है डेप्थ की, ब्लॉक की डेप्थ है dy और फ्री सरफेस से लेके उस ब्लॉक की टॉप तक की डेप्थ है y। एक तो ये चीज हो गई। Y। इसके अलावा हम कह रहे हैं जी डेल्टा a जो है, ये हम कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ को देखें, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अच्छा, डेल्टा ए जो है, ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इसका डेल्टा ए क्या होगा, इस ब्लॉक का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। इसके बाद dy क्या है, dy अभी मैंने बताया इट इज हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट और डेप्थ ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। P क्या है जी, P प्रेशर। ये कुछ चीजें याद रखनी है करने से पहले। डेल्टा dy क्या है, ये dy है, और ये क्या है हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट यानी उसकी डेप्थ जो है। डेल्टा ए क्या है, इस फ्लूइड एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। P क्या होगा जी, P प्रेशर, और y क्या है, हाँ y क्या है जी, ऊपर से लेकर ये एलिमेंट तक जो डिस्टेंस डिस्टेंस है ऑफ वो फ्लूइड है। फ्रॉम फ्री सरफेस, डिस्टेंस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सर फ्री सरफेस। सर ठीक है, ये कुछ चीजें आपने इसको सॉल्व करने से पहले याद रखनी है। और सर ये प्रेशर इधर किधर अप्लाई होगा? यार प्रेशर, अल्लाह के बंदे पूरी फिल्म सुना के एंड पे पूछ रहे हो प्रेशर कहाँ से अप्लाई होगा। रेस्ट पे जब फ्लूइड होता है तो एक ही फोर्स होती है, वो होती है प्रेशर फोर्स। ओके सर सही हो अभी बताया इतनी वो डिटेल सर में कि जितना नीचे जाते जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा वेट ऑफ वाटर आपके ऊपर होगा। ठीक है, प्रेशर आएगा, यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो उसका मतलब ये तो नहीं ना प्रेशर ही गायब हो गया, वैक्यूम में तो नहीं है। यानी जितना डीप जाएंगे उतना प्रेशर ये ज्यादा होगा। कोई मसला नहीं। ये चार चीजें जो है ये स्टार्ट होने से पहले ये थोड़ा सा पता होना चाहिए नोटेशंस का। डी वाई क्या था, वाई क्या था, अगर पी आया तो पी क्या है, और डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसी ब्लॉक को मैं जरा साइड पे बना रहा हूँ, इसी को ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जो प्रेशर होता है वो हर सरफेस पे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होता है। अगर टॉप सरफेस पे जो प्रेशर है वो इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा, इस ब्लॉक की सरफेस के। इसी तरह बॉटम सरफेस पे इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा, साइड से यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, साइड से यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, मतलब हर पार्ट पे उसके परपेंडिकुलर प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। समझ आई बात की? ओके इधर 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 हर जगह उसके उस सरफेस के उस बाउंड्री के परपेंडिकुलर प्रेशर एक्ट करेगा। ओके, बोलो यार, कोई सो गए हो, क्या कर रहे हो?
यस सर, यस सर परपेंडिकुलर है। सुन रहे हैं साकिब सर, किधर है? सुन रहे मुजम्मिल किधर है? क्या म्यूट पे लगाया हुआ है? सर सुन रहे हैं सर जी। हैं। और सर सुन रहे हैं सर। सर सर साकिब सुन रहे हैं सर। वो म्यूट किया हुआ था मैंने अपना वो, क्योंकि सर फैन मैंने से म्यूट वो किया हुआ सर है। आवाज अच्छा, जनरेटर अब चल रहा है मैं सर इस वजह। बेसिकली ये जो ब्लॉक है इसका टॉप और बॉटम सरफेस को डील करने लगा हूँ। टॉप सरफेस पे प्रेशर होगा, लेट्स सपोज अगर प्रेशर है, टॉप सरफेस पे अगर प्रेशर P है तो वही बात मैंने अभी पीछे बताया था, हम डील करते हैं प्रेशर फोर्स से। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इस जगह पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उसका एरिया। एरिया कितना है मैंने अभी बताया था, डी ए एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? DA। तो यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही होगी? DA। और ये जो ब्लॉक की हाइट है ये कितनी थी? DY। अब मुझे एक बंदा ये बताए, जो ये प्रेशर जितना यहाँ पे लग रहा है, क्या इस पॉइंट पे भी उतना ही प्रेशर होगा? यस सर, मेरे ख्याल से सेम हो। कोई और बंदा? नो सर, सर डी पे ज्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा। उसका रीज़न ये है कि जितना नीचे आप पानी की सरफेस से जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये सरफेस पानी यस पे सर। इस सरफेस की निस्बत ऊपर है, ठीक है? तो इस जगह प्रेशर क्या होगा? कम होगा इस सरफेस की निस्बत, ठीक है? अब मैं इसकी भी दो डील कर रहा हूँ, एक ये प्रेशर की बात कर रहा था, एक इस प्रेशर की बात कर रहा था। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इस पॉइंट के प्रेशर से क्या होगा? कम होगा। कम अब हो। समझ आइए आ रही? यस सर, यस सर। ठीक है? जितनी डेप्थ बढ़ेगी टॉप सरफेस से उतना ज्यादा प्रेशर जो है इंक्रीज होता प्रेशर जाएगा। तो बढ़ेगा। इस सरफेस पे प्रेशर इस सरफेस के मुकाबले में क्या होगा? कम होगा। तो अगर यहाँ पे प्रेशर इतना है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वो प्रेशर कितना ज्यादा होगा? वो प्रेशर इतना ज्यादा होगा। ये चीज गौर करना। P प्रेशर यानी जो नॉर्मल प्रेशर है इनटू डेल्टा P बाय डेल्टा Y मल्टीप्लाई D ऑफ Y इनटू एरिया। एरिया तो वही है। ये क्या चीज़ है जी? ये चीज़ एक नई आ गई। इतना प्रेशर ज़्यादा होगा, प्लस का साइन इसलिए डाला कि प्रेशर ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा? डेल्टा P बाय डेल्टा वाई। डेल्टा P बाय डेल्टा वाई बेसिकली क्या चीज़ बता रहा है? डेल्टा P बाय डेल्टा वाई बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन वाई डायरेक्शन। जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, देखो ये फंक्शन मैंने बना दिया एज अ फंक्शन ऑफ वाई, यानी ये प्रेशर जो है जूं जूं नीचे आ रहा है, यूं जूं नीचे की तरफ डेप्थ बढ़ रही है, प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। प्लस साइन ये शो कर रहा है। वो प्रेशर कितना इंक्रीज कर रहा है? वो प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वाई इंक्रीज कर रहा है। यानी कि वो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? वो प्रेशर वाई पे डिपेंड कर रहा है कि वाई जूं 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 बढ़ेगा वो प्रेशर भी उतना क्या क्या होता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। तो ये जब मैच करते थे तो हम उसको एज अ फंक्शन लिखते थे, ठीक है? मतलब एक हम फंक्शन बना रहे थे। लेट्स सपोज हम कहते हैं गाड़ी जो है 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है और वो इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो वो 2 घंटे में कितनी करेगी? तो हम एक फंक्शन बना लेते थे, मतलब कोई फार्मूला, लेट्स सपोज 2x, कि हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, वो स्पीड भी उस हिसाब से वो फार्मूला बताता रहेगा। तो इस तरह हमने इसको एक फंक्शन में लिख लिया। और फंक्शन क्या लिखा? ये डेल्टा है, दिस मीन डेल्टा, ठीक है? डेल्टा P यानी प्रेशर कितना बढ़ेगा? डेल्टा P यानी चेंज इन प्रेशर which depends upon change विद in रिस्पेक्ट डायरेक्शन, y डायरेक्शन, इनटू dy। dy इसलिए रखा कि टोटल जो हमारी डेप्थ है वो dy है, यानी यहाँ तक हमने फंक्शन बनाना है, इस dy डेप्थ तक बनाना है। डेल्टा P इज चेंज इन प्रेशर ड्यू टू चेंज इन, इसमें इस पूरे प्रूफ, इस पूरे डेरिवेशन में ये एक चीज़ है जो याद रखने वाली है, थोड़ी समझने वाली है। कितना प्रेशर इंक्रीज होगा इस पॉइंट पे? वो होगा चेंज इन प्रेशर ड्यू टू चेंज इन वाई वाई डायरेक्शन, ठीक है? यानी इस ठीक वाई है। डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ये फंक्शन है इस वाई डायरेक्शन का। जूं जूं वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये जो इसकी हाइट है वो नीचे की तरफ बढ़ेगी तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये टोटल मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं टोटल डी वाई, यानी टोटल हमने जो इसका फंक्शन बनाया है वो टोटल डी वाई डिस्टेंस तक बनाया है, ठीक है? तो अब ये जो थोड़ा सा और मैं थोड़ा डिटेल बता दूं, ये भी डेल्टा है और ये जो एक डेल्टा ये होता है, ठीक है? ये जो ये सिंबल यहाँ पे ये क्यों यूज़ हुआ, यहाँ पे ये क्यों यूज़ हुआ? बेसिकली मैथमेटिक्स में ये सिंबल तब यूज़ करते हैं, ये डेल्टा का ये वाला सिंबल, जब फंक्शन जो है मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो। फंक्शन कितने वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो?
मोर देन More. वन वेरिएबल्स पे। और ये जो डी, ये मैथ्स की वैसे बता रहा हूँ, और डी हम तब यूज करते हैं जब फंक्शन जो है वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो। किस पे डिपेंड कर रहा हो? एक ही वेरिएबल पे। बाकी एज सच ये मैथ्स में ज़्यादा डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे इतना कोई मसला नहीं है। तो वैसे याद रखने के लिए कि ये है एक ही चीज़, इसको पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं। ये तब यूज़ करते हैं जब फंक्शन जो है वो मोर देन वन वेरिएबल्स पे डिपेंड करे, और ये तब यूज़ करते हैं जब फंक्शन वन वेरिएबल पे डिपेंड करे। दोनों का पर्पस सेम ही है ऑलमोस्ट। खैर मैं बात ये बता रहा था कि जूं जूं आपकी डेप्थ नीचे की तरफ बढ़ेगी, प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। दैट्स वाई प्लस साइन आ गया। यानी प्रेशर में कितना प्रेशर बढ़ेगा? प्लस इतना प्रेशर बढ़ेगा। हमने उसको एज अ फंक्शन लिख लिया। वो प्रेशर कितना बढ़ेगा? वो प्रेशर है फंक्शन किसका? इस डी वाई का फंक्शन। यानी वो जूं 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 डेप्थ बढ़ेगी उसकी नीचे की तरफ आप आते जाओगे उस हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट की, तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और कहाँ तक बढ़ेगा? इस डी वाई डिस्टेंस तक, इस डी वाई हाइट तक वो बढ़ेगा, क्योंकि हम वही इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने बेसिकली एक चीज़ याद रखनी है वो ये चीज़ है, उसके अलावा सिंपल है सारी कैलकुलेशन, कि नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए प्लस का साइन लगा है, माइनस का साइन नहीं लगा। ठीक है? अगर हम नीचे प्रेशर, ये वाला प्रेशर नीचे लेते हैं ना, और ऊपर वाला प्रेशर हम देखते तो यहाँ पे हम माइनस लिखते, यही प्रेशर हम ऊपर लिखते, और यहाँ पे साइन क्या लगा देते? माइनस। लेकिन हमने रेफरेंस क्या लिया? टॉप को। हमने इसको रेफरेंस लिया। हमने जब इसको रेफरेंस लिया तो उसके मुकाबले में जो है, किधर गया? हमने जब इसको रेफरेंस लिया उसके मुकाबले में नीचे की तरफ प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दैट्स वाई ये प्लस का साइन आया है। अगर हम इसको रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर पी लेते और ऊपर की तरफ देखते, तो ऊपर की तरफ हम जब जाते तो हम यही चीज़ लिखते, लेकिन वहाँ पे विद नेगेटिव साइन। खैर हमने टॉप को लिया पी प्रेशर, उसका फोर्स निकाल ली, प्रेशर फोर्स। वो कैसे निकली? पी मल्टीप्लाई बाय एरिया। नीचे जो प्रेशर होगा वो P प्लस उसमें कुछ प्रेशर ऐड होगा, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, वो इतना प्रेशर ऐड होगा, मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना? वही डी ऑफ ए, क्योंकि नीचे भी उसका सरफेस एरिया डी ऑफ ए है, ऊपर भी सरफेस एरिया डी ऑफ ए है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है नीचे और ऊपर से। ठीक है? यहाँ पे भी उसका इतना ही एरिया है और नीचे भी उसका एरिया इतना ही है, दोनों जो है वो सेम है। तो अब हम शुरू करते हैं। ये थी सिंपल स्टार्ट में बेसिक्स। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ ये बतानी थी। अब वेट, वही चीज़ जो हमने पिछली डेरिवेशन में किया, वेट किसके इक्वल होता है? वेट इज एम जी। एम किसके इक्वल होता है? एम इक्वल होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दोबारा आपने सेम से नहीं लिखा। डेंसिटी अब वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम इक्वल होगा यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम क्या होगा? एरिया। यानी यहाँ पे मेरा एरिया जो मैंने अज्यूम किया था उसका सरफेस एरिया डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट इसकी कितनी है? इस एलिमेंट की हाइट कितनी है? डी वाई। सर डी वाई। ठीक है? एरिया, एरिया सरफेस एरिया इसका मल्टीप्लाई बाय हाइट, वही वॉल्यूम है ना, मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है? ये आ गया। तो वेट को मैं फाइनल लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो मेरा वेट फाइनल बना, रो मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई। ये मेरे पास वेट फाइनल बन गया। अच्छा, सर काफी नहीं है आज के लिए। अभी ठहर जाओ यार, Yes, थोड़ा sir. जो आप बोल, काफी ज्यादा हो गया। 15 मिनट ठहर जाओ, खत्म करते हैं ये। चलो ये डेरिवेशन करके खत्म कर देते हैं। ठीक है सर जी, थैंक यू। अब एक मिनट यार। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ना, देखो 3 कंपोनेंट्स हो गए ब्लॉक पे। कौन कौन से आइस बताओगे? सर क्या सर, आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो हेलो
सर का शायद नेट प्रॉब्लम कर रहा है। علي جسم شعري سا इंटरनेट यार इशू आ गया। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ बस बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ी सी मतलब 5-1 मिनट की रहेगी। ठीक है। अच्छा मैं बात ये कर रहा था, अब ये जो आपका ब्लॉक है इसमें आप 3 कंपोनेंट चेक कर रहे हैं इस ब्लॉक में। एक ये वाला प्रेशर फोर्स, ये फोर्स, एक ये वाली फोर्स यानी टॉप पे मेरे बॉटम क्या चीज बोलो। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ आ मैं रही कह है। रहा हूँ कि दो कंपोनेंट्स जो हैं वो ये हो गए, तीसरा कंपोनेंट कौन सा होगा वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर तीसरा कंपोनेंट इसका वेट वाला। जबरदस्त। तीसरा कंपोनेंट इसका वेट वेट वाला कंपोनेंट होगा। होगा जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक बताया आपने। तो अब हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हो गए। देखो हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, हम ले ही नहीं रहे, हम साइडवेज प्रेशर को कंसीडर नहीं कर रहे। तो हमारे पास अब एक ही इक्विलिब्रियम कंडीशन लगेगी, वो कौन सी लगेगी? सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपकी मर्जी, आप अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव रखो या डाउनवर्ड पॉजिटिव रखो। मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव रख लेता हूँ, कोई मसला नहीं। तो अब 3 कंपोनेंट्स है इसमें टोटल। एक वेट जो वर्टिकली इस ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस जगह इस पॉइंट पे वर्टिकली डाउनवर्ड। एक जो प्रेशर उसकी टॉप सरफेस पे लग रहा है, एक प्रेशर उसकी बॉटम सरफेस पे लग रहा है। ठीक है, यस हम सर। बस ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट है वो क्या है? P इंटू डी ऑफ ए। नीचे की तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव, मैंने क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया है। P इंटू डी ऑफ ए माइनस, क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रहा है इसलिए माइनस। आप दूसरा कर लो, कोई मसला नहीं, आप अपवर्ड पॉजिटिव रख लो। तो ये क्या बन गया? इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया P ऑफ डी ऑफ ए। ठीक है, माइनस, और ये वाली चीज़ जब मल्टीप्लाई हुई इससे तो ये क्या बन गई? ये बन गई ठीक है, एक पी डी ऑफ ए ये वाला, एक पी डी ऑफ ए यानी पी मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ ए, इससे मल्टीप्लाई किया ये वाला। एक ये जो अंदर वाला इसका सेकंड पोर्शन था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। साइन जो आएगा वो, क्योंकि बाहर माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ डेल पी डेल वाई, डेल पी डेल वाई,
into d of y मल्टीप्लाई बाय d of a। तीसरा कंपोनेंट क्या था, ये वेट वाला कंपोनेंट। ये वेट क्योंकि वर्टिकली यूं डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो डाउनवर्ड मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो यहाँ मैं पॉजिटिव लिख लूंगा वेट को। पॉजिटिव ये कितना है, रो मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ ये डेल ए या डी ए इंटू डेल वाई लिख लो या डी वाई। बेसिकली यहाँ पे हमने इसको डी वाई लिया हुआ था। यस सर। ये मैं रिमूव करता, ये भी remove करता, फिगर भी रिमूव करता। ये फाइनल मेरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है ना मैंने लिख दी। ठीक है, जब इसको मैंने ओपन किया, ये पी डी ऑफ ए एज इट इज आ गया, पी मल्टीप्लाई डी ऑफ ए माइनस पी डी ऑफ ए, ये माइनस और प्लस ये कट गया, ऐसे ही है। यस सर। माइनस डेल पी बाय डेल वाई ए स्क्वायर इंटू डी वाई ऑफ ए प्लस रो जी डेल ए इंटू डी ऑफ वाई। ये दो कट गए तो मेरे पास ये चीज़ बची, इसको इक्वेशन ये इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, ये इक्वल टू सब कुछ ज़ीरो है। तो ये जब चीज़ मैं उस साइड पे लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये वाली चीज़ उस साइड पे लेके जाऊंगा, मेरे पास फाइनल ये बच जाएगा। फाइनल जो मेरे पास वो, क्योंकि दो कट चुके हैं, तो मेरे पास जो दो चीज़ें बच जाएंगी, वो एक बच जाएगी इक्वेशन की साइड पे आएगा रो जी वो वेट डी ए डी वाई, दूसरी साइड पे डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी वाई इंटू डी ऑफ ए। अब डी ए से कट गया, डी वाई से कट गया। ओके, यस समझ सर। आइए। ठीक है, तो बच क्या गया, रो जी इज इक्वल टू डेल्टा पी डेल्टा वाई। डेल्टा पी ओवर डेल्टा वाई। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स की हुई है ना, इंटीग्रेशन पता है ना। मैंने दोनों साइड पे क्या करनी है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। यानी यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ले ली, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ले ली। जब इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन लेने से पहले थोड़ा सा इसको काम को इजी कर लो, ये डेल वाई साइड पे ले जाओ, तो ये बन जाएगा डेल पी इज इक्वल टू रो जी मल्टीप्लाई बाय डेल वाई। ये मेरे पास बच गया। ठीक है, अब इसकी मैंने क्या करनी है, इंटीग्रेशन लेनी है। इसकी इंटीग्रेशन ले ले, इसी चीज की मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन डेल पी इज इक्वल टू रो जी कांस्टेंट है, तो रो जी कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है। की वैल्यू कांस्टेंट फिक्स है, रो की वैल्यू फिक्स है, लेकिन ये जो डेल वाई है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है। डेल वाई यहाँ पे आ गया। अब ये डेल पी की लिमिट क्या होगी, 0 से p तक, और y की लिमिट क्या होगी, 0 से y तक। ठीक है, तो जब p है, p की इंटीग्रेशन करोगे, सिंपल क्या आएगा, सिंपल ये आ जाएगा p ई आ जाएगा इज इक्वल टू रो जी, और जब y की करोगे और लिमिट पुट करोगे तो सिंपल y ही आएगा। यस सर, ये बाकी आप कांस्टेंट p इज इक्वल टू रो जी इंटू वाई, वाई इसी साइड पे रहने दो, ये हो जाएगा p डिवाइडेड बाय रो जी। है रो जी। हमने पढ़ा हुआ है कि रो जी किसके इक्वल होता है, गैमा के इक्वल होता है, तो p डिवाइडेड बाय गैमा। ठीक है, गैमा इज इक्वल टू रो जी हम पढ़ के आए। ठीक है,
ये चीज़ पड़ी हुई है, तो यहाँ पे गैमा पुट कर दिया। फाइनल फॉर्म बन गई जी y इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय गैमा। ये गैमा y है, इस y को कहते हैं प्रेशर हेड, याद रखना। y इज आल्सो नोन एज क्या चीज? प्रेशर हेड। अब ये आप अगली उसमें पढ़ेंगे कि प्रेशर हेड क्यों कहते हैं, प्रेशर हेड होता क्या है। तो ये अभी आज के लिए ये बस याद रखो कि y इज इक्वल टू ठीक है। प्रेशर हेड। अब जो आपका P और Y में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट या इनवर्स? हाँ भाई, तो डायरेक्ट है सर जी, आई थिंक डायरेक्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर हाइट फ्री सरफेस से इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज इंक्रीज होगा। होगा। इंक्रीज होगा। तो यही चीज तो मैं उस वक्त बता रहा था, प्रूव नहीं होगी कि जूं हम Increase हाइट होगा। की सरफेस से नीचे जाते जाएंगे प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये रिलेशन बता रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, कि जूं फ्री सरफेस से हाइट बढ़ाओगे नीचे की तरफ प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। तो जो यूनिट है ना, अब y की जो यूनिट आएगी, इस y की यूनिट क्या यूनिट होती है प्रेशर की? सर पास्कल। क्या चीज यूनिट होती है? पास्कल पास्कल भी होती है, न्यूटन पर या मीटर न्यूटन पर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, ठीक है। यस सर। और गैमा की क्या यूनिट होती है? गैमा होता है स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम सर पाउंड पर फीट क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब यार, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ऐसा ही की बात कर रहा हूँ। न्यूटन सही से है। कट गया, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब से ये कटा, मीटर आया और ये चीज ऊपर चलेगी तो यूनिट क्या बनेगी? मीटर। तो याद रखना प्रेशर हेड की यूनिट क्या होती है? मीटर क्या होती है? मीटर। ठीक है, मीटर या मिलीमीटर या सेंटीमीटर, ये चीज कंफ्यूज नहीं होना कि प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है तो प्रेशर हेड की भी वही हो। नहीं, प्रेशर हेड का यूनिट होता है मीटर। क्या यूनिट होता है? मीटर। प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। वो क्यों पास्कल होता है? प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, प्रेशर हेड का मीटर होता है। ठीक है, यस सर। देखो ना उस फार्मूले को, ये जो फार्मूला है y इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय गैमा, प्रेशर इधर रहने दो, गैमा उधर मल्टीप्लाई करा दो, y मल्टीप्लाई बाय गैमा। y किस में है? y प्रेशर हेड है, मीटर मल्टीप्लाई गैमा होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपस में कटेगा तो क्या बच जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट वही मैंने बताया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन जो प्रेशर हेड है y इज प्रेशर हेड, प्रेशर हेड का यूनिट मीटर होता है। क्या यूनिट होता है? मीटर। ये चीज याद रखना, प्रेशर हेड का यूनिट हमेशा कंफ्यूज होते हैं लोग। प्रेशर हेड का यूनिट ये मीटर सर होता है, मीटर प्रेशर होता का है। यूनिट मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है सर जी, ठीक है। कि इसकी डेरिवेशन जो बेसिकली हमने प्रूव किया कि सर जितना आज के लिए आप इतना go काफी into है। the sea या into the water, the more water is above you. So because of that, weight of all water applies pressure. इसलिए जो प्रेशर है डीप डाउन इंक्रीज करता है। अब मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने दो, फिर अटेंडेंस लेता हूँ मैं।